हेलो दोस्तों, वेलकम टू डिकोड इंडियन। आई होप आप सभी अच्छे हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम अगस्त मंथ के आरबीआई सर्कुलर्स को बहुत ही डिटेल वे में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगस्त मंथ के अंदर भी बहुत सारा आरबीआई सर्कुलर्स पब्लिश नहीं हुआ था, 7 to 8 आरबीआई सर्कुलर्स था। हालांकि इसमें से कुछ जो सर्कुलर्स है, एक दो सर्कुलर्स है, वो काफी डिटेल्ड है, तो उसको समझाने में थोड़ा सा समय लग सकता है। लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि 2 लेक्चर लेकर के पूरा जो अगस्त मंथ का आरबीआई सर्कुलर्स है उसको मैं कवर कर दूं। तो अगस्त मंथ के आरबीआई सर्कुलर्स का ये हमारा लेक्चर 1 है। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन सा सर्कुलर है डिस्कशन के लिए। अगर आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर का पीडीएफ चाहिए होगा तो वो भी आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से जाकर के आप इस लेक्चर का और आने वाला जितना भी लेक्चर है उसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, देखिए आगे बढ़ने से पहले अगर आप किसी भी बैंकिंग या प्रमोशनल बैंकिंग एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र का जर्नलिस्ट ऑफिसर स्केल 2 का एग्जाम हो गया, आईबीपीएस आरआरबी स्केल 2-3 हो गया, आईबीपीएस पीओ का एग्जाम हो गया, आईबीपीएस क्लर्क का एग्जाम हो गया, एसबीआई पीओ का एग्जाम हो गया, या फिर किसी भी सिमिलर एग्जाम के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हमारा ये 200 रुपीज वाला पीडीएफ कोर्स आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। 800 प्लस स्टूडेंट ने इस पीडीएफ कोर्स को अवेल कर लिया है। जो डिटेल्स है वो यहाँ पे दिया गया है, आप चाहे तो पॉज करके पढ़ सकते हैं, या फिर ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप टेलीग्राम चैनल को रेफर कर सकते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि सबसे पहला सर्कुलर कौन सा है डिस्कशन के लिए। देखिए यहाँ पे हमारे पास जो सबसे पहला सर्कुलर है, ये सर्कुलर 5 अगस्त 2025 का है और ये सर्कुलर रिलेटेड है इंटरनेशनल ट्रेड सेटलमेंट इन इंडियन रुपीज। तो इंटरनेशनल ट्रेड सेटलमेंट जो इंडियन रुपीज में होता है, जो भी दो देशों के बीच में इंपोर्ट एक्सपोर्ट पेमेंट इंडियन रुपीज में होता है, उसको लेकर के ये पूरा सर्कुलर है। और अगर मैं आपको स्पेसिफिकली बताऊं तो ये सर्कुलर रिलेटेड है स्पेशल रुपी वोस्टो अकाउंट से। तो इस पूरे सर्कुलर को समझने से पहले थोड़ा सा हम ये देख लेते हैं कि स्पेशल रुपी वोस्टो अकाउंट होता क्या है, ये कैसे काम करता है। अगर आपको वो समझ में आ गया, फिर इस सर्कुलर में बहुत ही सिंपल सा बात बोला गया है, वो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ओके, तो पहले हम स्पेशल रुपी वोस्टो अकाउंट क्या होता है, कैसे ये काम करता है, उसको देख लेते हैं। देखिए, आपने दो तरह के अकाउंट के बारे में सुना होगा। आपने एक वोस्टो अकाउंट का नाम सुना होगा और नोस्ट्रो अकाउंट का नाम सुना होगा। तो अगर हम सबसे पहले वोस्टो अकाउंट का बात करें ना, तो यहाँ पे जो ये वर्ड है वोस्ट्रो, वोस्ट्रो का मतलब होता है लैटिन में योर्स। तो ये एक ऐसा अकाउंट होता है ना जो कि किसी फॉरेन बैंक का किसी इंडियन बैंक के पास रहता है इंडियन रुपीज में। जैसे कि मान लीजिए रशिया का एक बैंक है, एक रशियन बैंक है, और उसने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास एक अकाउंट मेंटेन किया हुआ है और इसमें जो भी फंड है वो इंडियन रुपीज में डिनोमिनेटेड रहता है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लिए ये जो अकाउंट है, ये अकाउंट क्या हो जाएगा, ये अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लिए वोस्ट्रो अकाउंट हो जाएगा। समझ में आ गया? तो यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रशियन बैंक को क्या बोल रहा है, योर्स अकाउंट विथ अस, यानी कि आपका अकाउंट हमारे पास है। ओके, अब देखिए अगर हम बात करें नोस्ट्रो अकाउंट के बारे में, तो यहाँ पे जो वर्ड है नोस्ट्रो, नोस्ट्रो का मतलब होता है लैटिन में आवर्स। तो ये एक ऐसा अकाउंट होता है जो कि किसी इंडियन बैंक का, हम इंडिया के कॉन्ट्रैक्ट से यहाँ पे बात कर रहे हैं। ओके, तो नोस्ट्रो अकाउंट का अगर हम बात करें तो ये एक ऐसा अकाउंट होता है जो कि किसी इंडियन बैंक ने किसी फॉरेन बैंक के पास ओपन किया हुआ होता है, वहां के करेंसी में, फॉरेन करेंसी में। जैसे कि मान लीजिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, या फिर मान लीजिए आपका बैंक ऑफ इंडिया है। बैंक ऑफ इंडिया ने रशिया के अंदर किसी बैंक के पास, एक रशियन बैंक के पास एक अकाउंट ओपन किया है और इसमें जो भी फंड है वो फॉरेन करेंसी में, वहां का जो करेंसी है उसमें मेंटेन रहता है, उसमें डिनोमिनेटेड रहता है, यानी कि क्या हो गया, रूबल्स। रशिया का करेंसी रूबल्स है, राइट। तो यहाँ पे बैंक ऑफ इंडिया के लिए ये जो अकाउंट है, ये अकाउंट क्या है, ये अकाउंट नोस्ट्रो अकाउंट है। समझ में आ गया यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? तो वोस्ट्रो अकाउंट एक ऐसा अकाउंट होता है जो कि किसी फॉरेन बैंक ने किसी इंडियन बैंक के पास ओपन किया हुआ होता है इंडियन रुपीज में, और नोस्ट्रो अकाउंट एक ऐसा अकाउंट होता है जो कि किसी इंडियन बैंक ने किसी फॉरेन बैंक के पास ओपन किया हुआ होता है वहां के करेंसी में, फॉरेन करेंसी में। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे एक चीज बताना जरूरी है कि ये जो दोनों टर्म है, जो वोस्ट्रो और नोस्ट्रो टर्म है ना, इन दोनों टर्म का इस्तेमाल सेम बैंक अकाउंट को डिस्क्राइब करने के लिए किया जाता है, लेकिन अलग अलग पर्सपेक्टिव से। इस चीज को हम थोड़ा सा समझते हैं यहाँ पे। जैसे कि मान लीजिए ना कि यूएस का एक बैंक है,
यूएस का एक बैंक है और इसने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास एक इंडियन रुपीज बैंक अकाउंट ओपन किया हुआ है। तो जल्दी से बताइए कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लिए ये जो अकाउंट है, ये अकाउंट क्या हो जाएगा? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लिए ये जो अकाउंट है, ये अकाउंट हो जाएगा वोस्ट्रो अकाउंट, राइट? क्योंकि यहाँ पे किसी फॉरेन बैंक ने किसी इंडियन बैंक के पास इंडियन रुपीज में अकाउंट मेंटेन किया हुआ है, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लिए ये जो अकाउंट है वो वोस्ट्रो अकाउंट हो जाएगा। अब अगर हम यूएस बैंक के पर्सपेक्टिव से देखें ना, यूएस बैंक ने क्या किया है, इसने किसी फॉरेन बैंक के पास वहां के करेंसी में बैंक अकाउंट ओपन किया है और वहां का करेंसी में वो जो बैंक अकाउंट है वो मेंटेन्ड है। तो यूएस बैंक के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें ना, तो ये सेम बैंक अकाउंट, ये जो बैंक अकाउंट है, ये सेम बैंक अकाउंट यूएस बैंक के पर्सपेक्टिव से क्या कहलाएगा? नोस्ट्रो अकाउंट कहलाएगा। समझ में आ गया? यही बस यहाँ पे मुझे समझाना था कि ये जो आपका वोस्ट्रो और नोस्ट्रो टर्म है, इस टर्म का इस्तेमाल सेम बैंक अकाउंट को डिस्क्राइब करने के लिए किया जाता है, लेकिन अलग अलग पर्सपेक्टिव से। यहाँ पे ये सेम बैंक अकाउंट है, यूएस का एक बैंक है, इसने एसबीआई के पास एक बैंक अकाउंट ओपन किया है, तो एसबीआई के लिए ये बैंक अकाउंट क्या हो गया? वोस्ट्रो अकाउंट हो गया, क्योंकि किसी फॉरेन बैंक ने किसी इंडियन बैंक के पास इंडियन रुपीज में बैंक अकाउंट ओपन किया हुआ है। और वहीं जो यूएस का बैंक है, यूएस के बैंक ने तो किसी फॉरेन बैंक के पास फॉरेन करेंसी में बैंक अकाउंट ओपन किया हुआ है, तो यूएस बैंक के लिए ये जो बैंक अकाउंट है क्या कहलाएगा? नोस्ट्रो अकाउंट कहलाएगा। आई होप यहाँ पे ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा। तो वोस्ट्रो और नोस्ट्रो आई होप क्लियर हो गया होगा। आप चाहें तो इसको एक बार पॉज करके रीड कर सकते हैं, ताकि आगे मैं जो भी समझाऊं वो आपको क्लियर रहे। ओके, नाउ देखिए, अब हम बात करने वाले हैं स्पेशल रुपी वोस्ट्रो अकाउंट्स के बारे में। तो अगर आपको वोस्ट्रो अकाउंट समझ में आ गया है, तो स्पेशल रुपी वोस्ट्रो अकाउंट पे आपको समझ में आ जाएगा। वोस्ट्रो अकाउंट क्या होता है? ये एक ऐसा अकाउंट होता है जो कि किसी फॉरेन बैंक ने किसी इंडियन बैंक के पास ओपन किया हुआ होता है इंडियन रुपीज में, राइट? तो स्पेशल रुपी वोस्ट्रो अकाउंट भी यही है। स्पेशल रुपी वोस्ट्रो अकाउंट एक ऐसा बैंक अकाउंट होता है जो कि किसी ऑथराइज डीलर बैंक के द्वारा भारत के अंदर मेंटेन किया जाता है, किसी फॉरेन बैंक या फिर किसी फॉरेन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बिहाफ में, और इसमें जो भी पैसा रहता है वो इंडियन रुपीज में डिनोमिनेटेड रहता है। अब ये जो आपका स्पेशल रुपी वोस्ट्रो अकाउंट है ना, स्पेशल रुपी वोस्ट्रो अकाउंट का इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है? तो जो भी क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन्स होता है उसका सेटलमेंट इंडियन रुपीज में हो, इस चीज को फैसिलिटेट करने के लिए ये जो आपका स्पेशल रुपी वोस्ट्रो अकाउंट है इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो देखिए, नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली जब दो देशों के बीच में ट्रेड होता है तो उसका जो सेटलमेंट होता है वो यूएस डॉलर में होता है। लेकिन ये जो आपका स्पेशल रुपी वोस्ट्रो अकाउंट है ना, इसका इस्तेमाल करके सेम तरह का जो ट्रेड है उसका जो सेटलमेंट है वो इंडियन रुपीज में हो सकता है इंस्टेड ऑफ यूजिंग यूएस डॉलर। ओके, स्पेशल रुपी वोस्ट्रो अकाउंट समझ में आ गया? ये एक ऐसा बैंक अकाउंट होता है जो कि भारत के अंदर कोई ऑथराइज डीलर बैंक मेंटेन करता है, जैसे एसबीआई हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, कोई भी ऑथराइज डीलर बैंक मेंटेन करता है किसी फॉरेन बैंक या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बिहाफ पे, और इसमें जो भी पैसा रहता है वो इंडियन रुपीज में मेंटेन रहता है। डोंट वरी, इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे कि एग्जैक्टली ये कैसे काम करता है। ओके, अब देखिए, यहाँ पे जो पूरा स्पेशल रुपी वोस्ट्रो अकाउंट है इसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जुलाई 2022 में इंट्रोड्यूस किया था। जो हमारा इंडियन रुपीज है उसका जो इस्तेमाल है इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर उसको प्रमोट करने के लिए, ताकि हमारा जो डिपेंडेंसी है फॉरेन करेंसीज के ऊपर, खास करके यूएस डॉलर के ऊपर जो हमारा डिपेंडेंसी है उसको कम किया जा सके। तो अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि ये जो आपका स्पेशल रुपी वोस्ट्रो अकाउंट होता है वो एग्जैक्टली कैसे काम करता है। ओके, तो इसको अच्छे से समझिएगा, पूरा आपका क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए कि एक रशियन बैंक है, तो रशिया के अंदर आपको पता होगा कि एक बहुत बड़ा बैंक है सबर बैंक, इसको लेकर के अक्सर न्यूज आते रहता है। तो मान लीजिए कि जो सबर बैंक है, सबर बैंक ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास एक स्पेशल रुपी वोस्ट्रो अकाउंट ओपन किया है। तो ये जो आपका स्पेशल रुपी वोस्ट्रो अकाउंट है ना, इसका इस्तेमाल जो भी रशियन एक्सपोर्टर है, इंपोर्टर है, वो कर सकता है। वैसा रशियन एक्सपोर्टर इंपोर्टर जो कि सबर बैंक का क्लाइंट है। ओके, तो यहाँ पे सबर बैंक ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास एक स्पेशल रुपी वोस्ट्रो अकाउंट मेंटेन किया है, और ये जो अकाउंट है ना, ये अकाउंट इंडियन रुपीज में है, यानी कि इसमें जो भी पैसा है वो इंडियन रुपीज में है, ना कि वहां का जो करेंसी है रूबल्स उसमें है या फिर डॉलर्स में है। अब मान लीजिए ना कि एक इंडियन इंपोर्टर है, मान लीजिए कि एक इंडियन ऑयल कंपनी है और इसने एक रशियन एक्सपोर्टर से 500 करोड़ रुपीस का जो क्रूड ऑयल होता है वो परचेज किया है। तो यहाँ पे जो हमारा इंडियन इंपोर्टर है, जो ये कंपनी है, इसको रशियन एक्सपोर्टर को पैसा देना पड़ेगा 500 करोड़ रुपया, राइट? तो यहाँ पे रशियन एक्सपोर्टर को यूएस डॉलर में
यहाँ पे जो रशियन एक्सपोर्टर है उसको ये जो 500 करोड़ रुपीस है ना, वो यूएस डॉलर में देने के जगह पे जो इंडियन इंपोर्टर है वो क्या करेगा ना, तो वो यहाँ पे रशियन एक्सपोर्टर का जो बैंक है सबर बैंक का जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास स्पेशल रुपी वोस्टो अकाउंट है ना, तो ये इंडियन इंपोर्टर क्या करेगा, ये इंडियन इंपोर्टर ये जो 500 करोड़ रुपीस है ये डायरेक्टली सबर बैंक का जो स्पेशल रुपी वोस्टो अकाउंट है एसबीआई के पास उसमें पे कर देगा। और कुछ इस तरीके से यहाँ पे ये जो इंडियन इंपोर्टर है इसने रशियन एक्सपोर्टर को पेमेंट किया जो क्रूड ऑयल है उसके लिए। यहां तक समझ में आ गया। अब देखिए ये जो रशियन एक्सपोर्टर है ना, इसको पेमेंट मिल चुका है इंडियन रुपीस में, इसको ये पेमेंट मिला है, तो अब ये इस पैसे का इस्तेमाल अलग अलग चीज के लिए कर सकता है। ये इंडियन इंपोर्ट्स के लिए इस पैसे का इस्तेमाल कर सकता है। तो यहाँ पे कंपनी का नाम भी दे दिया गया है रोसनेफ्ट एज रशियन एक्सपोर्टर के तौर पे, हम बस रशियन एक्सपोर्टर बोलते हैं। तो मान लीजिए कि जो रशियन एक्सपोर्टर है ना, तो उसके पास पैसा आ गया 500 करोड़ रुपीस स्पेशल रुपी वोस्ट्रो अकाउंट के अंदर। अब यहाँ पे इस पैसे का इस्तेमाल वो किस किस चीज के लिए कर सकता है, तो मान लीजिए कि इसको इंडिया से कुछ कुछ चीजें इंपोर्ट करना है, मशीनरी, फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल वगैरह इसको खरीदना है, तो यहाँ पे वो इस पैसे का इस्तेमाल करके खरीद सकता है, इंडियन रुपीस का इस्तेमाल करके, जो कि स्पेशल रुपी वोस्ट्रो अकाउंट के अंदर है, इसका इस्तेमाल करके वो ये सब चीजें खरीद सकता है, ये सब इंपोर्ट कर सकता है। या फिर वो इंडियन रुपीस का इस्तेमाल करके जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स है, इक्विटीज है, इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकता है। या फिर सिंपली वो इंडियन रुपीस को होल्ड करके रख सकता है भारत के साथ जो भी इसका फ्यूचर ट्रेड होगा इसके लिए। ओके, अब मान लीजिए कि जो रशियन एक्सपोर्टर है, तो अब ये रशियन एक्सपोर्टर जो स्पेशल रुपए वोस्ट्रो अकाउंट के अंदर इसका 500 करोड़ रुपीस है उसको वो खर्च करना चाहता है, इसको इंडिया से कुछ इंपोर्ट करना है और उसके लिए वो इस इंडियन रुपीस का इस्तेमाल करना चाहता है। मान लीजिए कि ये जो रशियन एक्सपोर्टर है इसने 200 करोड़ रुपए का टी, मेडिसिन, ऑटो पार्ट्स भारत से इंपोर्ट किया है। तो अब यहाँ पे भारत से इंपोर्ट किया रशियन एक्सपोर्टर ने, तो जो हमारे इंडियन एक्सपोर्टर है उसको ये 200 करोड़ रुपए पे किया जाएगा, राइट। तो इंडियन एक्सपोर्टर को ये 200 करोड़ रुपीस कैसे पे किया जाएगा, तो यहाँ पे इंडियन एक्सपोर्टर को कैसे पे किया जाएगा, तो ये जो 200 करोड़ रुपए का पेमेंट होगा ना इंडियन एक्सपोर्टर्स को, वो डायरेक्टली जो उस रशियन एक्सपोर्टर का 500 करोड़ रुपीस है स्पेशल रुपी वोस्टो अकाउंट के अंदर, तो इस अकाउंट से डायरेक्टली यहाँ पे जो इंडियन एक्सपोर्टर है उसको पेमेंट हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे आपने क्या देखा कि किसी भी तरह का करेंसी कन्वर्जन नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं हो रहा है कि पहले जो इंडियन रुपीस है उसको डॉलर में कन्वर्ट किया जा रहा है उसके बाद पेमेंट हो रहा है। यहाँ पे किसी भी तरह का करेंसी कन्वर्जन नहीं हो रहा है। तो क्या हुआ यहाँ पे, जो ये आपका इंडियन इंपोर्टर है, इंडियन इंपोर्टर ने पहले रशिया से 500 करोड़ रुपए का जो क्रूड ऑयल है वो परचेज किया और इसका जो पेमेंट है वो डायरेक्टली इसने जो रशियन एक्सपोर्टर का बैंक है सबर बैंक का जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास स्पेशल रुपए वोस्ट्रो अकाउंट है उसमें कर दिया। 500 करोड़ रुपीस का पेमेंट इंडियन इंपोर्टर ने इस अकाउंट में कर दिया। ओके, अब यहाँ पे आगे चल करके तो ये जो आपका रशियन एक्सपोर्टर है उसको 500 करोड़ रुपीस मिल गया स्पेशल रुपए वोस्ट्रो अकाउंट के अंदर। अब आगे चल करके रशियन एक्सपोर्टर को भारत से कुछ खरीदना है, तो यहाँ पे उसका पेमेंट वो इंडियन रुपीस में करना चाहता है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो स्पेशल रुपी वोस्ट्रो अकाउंट के अंदर उसका 500 करोड़ रुपीस है, तो इसमें से जो 200 करोड़ रुपए है वो डायरेक्टली ये जो आपका अकाउंट है स्पेशल रुपी वोस्ट्रो अकाउंट, इससे डायरेक्टली जो 200 करोड़ रुपीस है वो इंडियन एक्सपोर्टर्स को यहाँ पे कर दिया जाएगा, जो भी इंडियन एक्सपोर्टर का डोमेस्टिक बैंक अकाउंट होगा उसके अंदर। तो ये पूरा स्पेशल रुपी वोस्ट्रो अकाउंट है, कुछ इस तरीके से काम करता है। इसमें किसी भी तरह का जो करेंसी कन्वर्जन होता है वो रिक्वायर नहीं रहता है। ओके, क्लियर हो गया कैसे ये काम करता है। आप चाहें तो इसको एक बार अच्छे से पॉज करके पढ़ सकते हैं क्लैरिटी के लिए। आई होप मैंने आपको समझा दिया होगा अच्छे से। अब हम आते हैं अपने सर्कुलर के ऊपर कि सर्कुलर में क्या बोला जा रहा है स्पेशल रुपी वोस्ट्रो अकाउंट को लेकर के। ओके, अब देखिए इस सर्कुलर में क्या बोला जा रहा है, अब आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। तो सबसे पहले तो जो ऑथराइज डीलर कैटेगरी 1 बैंक्स है, ऑथराइज डीलर कैटेगरी 1 बैंक्स को ये सेम टॉपिक के ऊपर 2022 में आरबीआई ने जो एक सर्कुलर इशू किया था उसको रेफर करने के लिए बोला गया है। पैराग्राफ 10 को यहाँ पे रेफर करने के लिए बोला गया है एडी कैटेगरी 1 बैंक्स को। तो यहाँ पे ये पैराग्राफ 10 है, इसमें पूरा अप्रूवल प्रोसेस है। तो अगर कोई फॉरेन बैंक है और फॉरेन बैंक को भारत के अंदर स्पेशल रुपी वोस्ट्रो अकाउंट ओपन करना है तो उसके लिए पूरा प्रोसेस यहाँ पे बताया गया है। तो अगर कोई फॉरेन बैंक है और उसको भारत के अंदर स्पेशल रुपी वोस्ट्रो अकाउंट ओपन करना है ना,
तो सबसे पहले इसको भारत के अंदर कोई एक ऑथराइज्ड डीलर बैंक को अप्रोच करना पड़ता है, और इसके बाद फिर ये जो ऑथराइज्ड डीलर बैंक रहता है ना, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से अप्रूवल मांगता है, जो भी इसके और फॉरेन बैंक के बीच में अरेंजमेंट होता है उसके डिटेल्स के साथ, कि कौन सा बैंक है, कौन से देश का बैंक है, इसका पर्पस क्या है, किस तरह का ट्रांजेक्शन होगा इस अकाउंट के थ्रू। तो यहाँ पे ऑथराइज्ड डीलर बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से अप्रूवल मांगता है, जो भी डिटेल्स ऑफ अरेंजमेंट रहता है उसके साथ। अब यहाँ पे एक चीज और मेंशन है, देखिए जो भी आपका ऑथराइज्ड डीलर बैंक रहता है ना, जो कि भारत के अंदर स्पेशल वोस्ट्रो अकाउंट को मेंटेन करता है, तो यहाँ पे उसको इस चीज को इंश्योर करना होता है कि जो भी कॉरस्पॉन्डेंट बैंक है, जो भी फॉरेन बैंक है जिसके लिए ये स्पेशल रुपी वोस्ट्रो अकाउंट मेंटेन कर रहा है, वो किसी ऐसे देश, किसी ऐसे जुरिस्डिक्शन से तो नहीं है जिसको कि FATF ने ब्लैक लिस्ट किया है। तो जो आपका ये FATF होता है ना, ये हाई रिस्क और जो नॉन कोऑपरेटिव कंट्रीज होता है उसका एक लिस्ट पब्लिश करता है। तो अगर FATF ने बोला हुआ है कि कोई एक कंट्री है, उसके अगेंस्ट में दुनिया को बोला है कि काउंटर मेजर्स अपनाना है, तो इसका मतलब क्या होगा ना, कि इसका मतलब ये है कि जो ऑथराइज्ड डीलर बैंक है वो उस देश के किसी भी बैंक के लिए स्पेशल रुपी वोस्ट्रो अकाउंट ओपन नहीं कर सकता है। ओके, ये चीज यहाँ पे 80 कैटेगरी 1 बैंक्स को इंश्योर करने के लिए बोला गया है। तो सिंपली बस आपको यहाँ पे इतना याद रखना है कि अभी क्या है, अभी अगर कोई फॉरेन बैंक है उसको भारत के अंदर स्पेशल रुपी वोस्ट्रो अकाउंट ओपन करना है, तो पूरा प्रोसेस क्या है, पहले इसको भारत के अंदर किसी भी एक AD बैंक को अप्रोच करना पड़ता है, और फिर वो जो ऑथराइज्ड डीलर बैंक है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से परमिशन मांगता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि फैसला क्या लिया गया है। देखिए, अब यहाँ पे चीजों को रिव्यू किया गया है, और अब यहाँ पे डिसाइड किया गया है कि जो ये ऑथराइज्ड डीलर बैंक्स है ना, ऑथराइज्ड डीलर बैंक्स अब ओवरसीज कॉरस्पॉन्डेंट बैंक्स, यानी कि जो फॉरेन बैंक्स है, फॉरेन बैंक्स के लिए स्पेशल रुपी वोस्ट्रो अकाउंट ओपन कर सकता है बिना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को रेफर करते हुए अप्रूवल के लिए। मतलब कि पहले क्या था, पहले जो भी ऑथराइज्ड डीलर बैंक है, जो भी SBI है, HDFC बैंक है, अगर इसको किसी फॉरेन बैंक के लिए स्पेशल रुपी वोस्ट्रो अकाउंट मेंटेन करना होता था तो इसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से परमिशन लेना पड़ता था। लेकिन अब यहाँ पे 80 कैटेगरी 1 बैंक्स को अलाउ कर दिया गया है, ये डायरेक्टली फॉरेन बैंक्स के लिए जो स्पेशल रुपी वोस्ट्रो अकाउंट होता है वो ओपन कर सकता है। अब यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से प्रायर अप्रूवल लेने का जरूरत नहीं है। ओके, समझ में आ गया? पहले क्या था, पहले ऑथराइज्ड डीलर बैंक्स को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से प्रायर अप्रूवल लेना पड़ता था स्पेशल रुपी वोस्ट्रो अकाउंट ओपन करने के लिए, लेकिन अब यहाँ पे AD बैंक्स को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से प्रायर अप्रूवल लेने का जरूरत नहीं है। ओके, समझ में आ गया? बस यही पूरे सर्कुलर में फैसला लिया गया है। अब ये जो इंस्ट्रक्शंस है, ये इंस्ट्रक्शंस इमीडिएट इफेक्ट से लागू हो गया है, और यहाँ पे ऑथराइज्ड डीलर बैंक्स को बोला गया है कि जो भी इसका रिलेटेड क्लाइंट है उसको इसके बारे में वो इन्फॉर्म करेगा, जो भी इंपोर्टर है, एक्सपोर्टर है, उसको इसके बारे में वो इन्फॉर्म करेगा। ओके, फॉरेन बैंक्स है उसको इन्फॉर्म करेगा। अब देखिए यहाँ पे जो डायरेक्शंस इशू किया गया है, ये फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट फेमा 99 के सेक्शन 10 सबसेक्शन 4 और सेक्शन 11 सबसेक्शन 1 के तहत इशू किया गया है। और अगर किसी दूसरे लॉ के तहत किसी परमिशन या फिर अप्रूवल का बात किया गया है, ये डायरेक्शन उसको प्रीजुडिस नहीं करता, उसको ओवरराइड नहीं करता है। एप्लीकेबिलिटी का बात करें तो ये जो पूरा सर्कुलर है, ये जितना भी कैटेगरी 1 ऑथराइज्ड डीलर बैंक्स है उन सबके ऊपर ये जो सर्कुलर है ये एप्लीकेबल होगा। ओके, अब देखिए ये जो हमारा सर्कुलर है, ये सर्कुलर तो खत्म हो गया, समझ लिया कि इसमें क्या फैसला लिया गया है। लेकिन आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी हम एप्लीकेबिलिटी का बात करते हैं तो ऑथराइज्ड डीलर कैटेगरी 1 बैंक्स लिखा हुआ होता है, बहुत बार ऑल ऑथराइज्ड डीलर बैंक्स लिखा हुआ होता है, बहुत बार ऑथराइज्ड डीलर कैटेगरी 2 लिखा हुआ होता है, बहुत बार ऑथराइज्ड डीलर कैटेगरी 3 लिखा हुआ होता है। तो यहाँ पे ये सब क्या है, ऑथराइज्ड डीलर क्या होता है, इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट सर्कुलर के ऊपर जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे देखिए अगर हम बात करें ऑथराइज्ड डीलर के बारे में, तो ये ऐसा पर्सन होता है जिसको कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने स्पेसिफिकली सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 ऑफ फेमा 99 के तहत ऑथराइज किया हुआ होता है फॉरेन एक्सचेंज या जो फॉरेन सिक्योरिटीज होता है उसमें डील करने के लिए। और नॉर्मली ये क्या होता है, बैंक्स होता है। तो ऑथराइज्ड डीलर ऐसा पर्सन होता है जिसको कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 के सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 के तहत स्पेसिफिकली ऑथराइज किया हुआ होता है फॉरेन एक्सचेंज में या फिर फॉरेन सिक्योरिटीज में डील करने के लिए। और नॉर्मली क्या होता है, ये बैंक्स होता है। अब जैसे कि मान लीजिए ना कि कोई एक कंपनी है,
और उस कंपनी को किसी दूसरे देश से कुछ इंपोर्ट करना है। मान लीजिए कि उसको जर्मनी से कुछ मशीन इंपोर्ट करना है, तो अब यहाँ पे वो जो पेमेंट करेगा, पेमेंट कैसे करेगा, तो यूरो में करेगा। तो अब ये जो कंपनी है ना, ये जो कंपनी है किसके पास जाएगा, ये कंपनी ऑथराइज्ड डीलर बैंक के पास जाएगा, इसके पास जाएगा। और उसके बाद फिर मान लीजिए ये ऑथराइज्ड डीलर बैंक एसबीआई है, कुछ भी हो सकता है, मान लीजिए एसबीआई है, तो ये क्या करेगा, ये पहले इंडियन रुपीस को जो वहां का करेंसी है यूरो उसमें कन्वर्ट करेगा और उसके बाद भेजेगा। समझ में आ गया? तो कुछ इस तरीके से ये काम करता है। अब देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये जो ऑथराइजेशन प्रोवाइड करता है ना, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 के सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 के तहत, तो ये ऑथराइजेशन अलग अलग कैटेगरी में ये प्रोवाइड करता है। तो आरबीआई ये ऑथराइजेशन कुछ सिलेक्टेड बैंक्स को प्रोवाइड करता है, जिसको कि ऑथराइज्ड डीलर कैटेगरी 1 बैंक्स के तौर पे जाना जाता है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो ये ऑथराइजेशन सिलेक्टेड बैंक्स को प्रोवाइड करता है ना, ऑथराइज्ड डीलर कैटेगरी 1 के तौर पे, तो ऑथराइज्ड डीलर कैटेगरी 1 के तौर पे ये जो बैंक्स होता है, ये जितना भी तरह का करंट और कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन्स होता है वो सब कर सकता है। तो अगर हम बात करें करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन्स के बारे में, तो करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन्स में क्या होता है, जो आपका नॉर्मल डे टू डे फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन होता है, जैसे कि मान लीजिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए पेमेंट हो गया, इसके बाद आपका जो रेमिटेंसेस होता है, आपको भारत के बाहर कुछ पैसा भेजना है, या फिर भारत के बाहर आपका कोई रिलेटिव रहता है और उससे आपको पैसा रिसीव करना है, तो ये सब किस में आ गया, करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन्स में आ गया। कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन्स में क्या हो गया, मान लीजिए कि आपको भारत के बाहर किसी दूसरे देश में कुछ इन्वेस्टमेंट करना है, या फिर भारत के अंदर कोई कंपनी है, उसको भारत के बाहर किसी कंपनी को पैसे उधार पे देना है, या फिर उससे पैसे लेना है, तो ये सब क्या होता है, कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन्स होता है। तो जो ऑथराइज्ड डीलर कैटेगरी 1 होता है ना, वो जितना भी परमिसिबल करंट और कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन्स होता है उसको करने के लिए उसको ये फैसिलिटेट कराता है। ओके, इसके बाद देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कुछ सेलेक्टेड एंटिटीज को ये ऑथराइजेशन प्रोवाइड करता है ऑथराइज्ड डीलर कैटेगरी 2 के तौर पे। तो ये जो सेलेक्टेड एंटिटीज होता है ना, ये जो नॉन ट्रेड रिलेटेड करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन्स होता है, यानी कि जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट को छोड़ करके जो नॉन ट्रेड रिलेटेड करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन्स होता है, जैसे कि भारत के बाहर पैसा भेजना एजुकेशन के लिए, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, या फिर पैसा रिसीव करना, तो ये सब क्या हो गया, नॉन ट्रेड रिलेटेड करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन्स हो गया। तो इन सबको ये फैसिलिटेट करता है ऑथराइज्ड डीलर कैटेगरी 2। इसके अलावा जो फुल फ्लेज्ड मनी चेंजर होता है, फुल फ्लेज्ड मनी चेंजर क्या होता है, तो अगर मैं सिंपली आपको बताऊं तो ये जो फुल फ्लेज्ड मनी चेंजर होता है, ये ऐसा कंपनी होता है जो कि इंडिविजुअल से जो भी फॉरेन करेंसी रहता है उसको परचेज करता है, इंडिविजुअल को फॉरेन करेंसी सेल करता है। अब मान लीजिए ना कि भारत के बाहर का कोई पर्सन है और वो भारत के अंदर विजिट करने आ रहा है, तो यहाँ पे वो जो भी पैसे स्पेंड करेगा उसको तो वो इंडियन रुपीज में स्पेंड करना पड़ेगा, राइट। तो ये जो फुल फ्लेज्ड मनी चेंजर रहता है ना, वो ऐसे फॉरेन पर्सन से जो फॉरेन करेंसी रहता है उसको बाय कर लेता है। और ऐसा ही समझ लीजिए कि आपको भारत के बाहर जाना है कुछ बिजनेस ट्रिप पे, आप जिस भी देश जा रहे हैं आपको उस देश का करेंसी चाहिए, तो जाहिर सा बात है कि आप इंडियन रुपीस तो वहाँ पे स्पेंड कर नहीं सकते हैं, तो आप ये जो फुल फ्लेज्ड मनी चेंजर रहता है उसके पास जाएंगे और जो इंडियन रुपीस है वो दे करके जो फॉरेन करेंसीज है वो आप ले लेंगे। तो यहाँ पे फुल फ्लेज्ड मनी चेंजर जो फॉरेन करेंसी रहता है उसको सेल भी करता है। समझ में आ गया? तो जो फुल फ्लेज्ड मनी चेंजर को जो भी एक्टिविटीज करने के लिए परमिट किया गया है ना, तो वो सब एक्टिविटीज जो ऑथराइज्ड डीलर कैटेगरी 2 रहता है वो भी कर सकता है। इसके अलावा जो ऑथराइज्ड डीलर कैटेगरी 2 रहता है वो सब एक्टिविटी कर सकता है जिसको कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने स्पेसिफाई किया हुआ है इसको करने के लिए। ओके, इसके अलावा देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कुछ सेलेक्टेड फाइनेंशियल और अदर इंस्टीट्यूशंस को ऑथराइजेशन प्रोवाइड करता है ऑथराइज्ड डीलर कैटेगरी 3 के तौर पे। तो जनरली यहाँ पे जैसे कि आपका एक्सिम बैंक हो गया, सिडबी हो गया, तो ये सब रहता है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कुछ सेलेक्टेड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और अदर इंस्टीट्यूशंस को ऑथराइज्ड डीलर कैटेगरी 3 के तौर पे जो ऑथराइजेशन है वो प्रोवाइड करता है। और ऑथराइज्ड डीलर कैटेगरी 3 के तौर पे ऐसा नहीं है कि हर तरह का फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन्स फैसिलिटेट कर सकता है। यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन्स होता है जो कि इसके बिजनेस से, एक्टिविटीज से रिलेटेड होता है, सिर्फ उसी तरह के ट्रांजेक्शन्स को ये कर सकता है। ओके,
इन सब के अलावा देखिए यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कुछ सेलेक्टेड रजिस्टर्ड कंपनीज को भी ऑथराइजेशन प्रोवाइड करता है फुल फ्लेज्ड मनी चेंजर के तौर पे। तो फुल फ्लेज्ड मनी चेंजर के तौर पे ये जो रजिस्टर्ड कंपनीज रहता है ये क्या करता है, ये फॉरेन एक्सचेंज को, जो भी फॉरेन करेंसी रहता है उसको परचेज करने का काम करता है। इसके बाद ये फॉरेन एक्सचेंज को सेल करने का काम करता है प्राइवेट और बिजनेस ट्रैवल अब्रॉड के लिए। मतलब अगर आपको भारत के बाहर जाना है किसी भी पर्पस के लिए, आप प्राइवेट पर्पस के लिए जा रहे हैं या फिर बिजनेस ट्रैवल के लिए जा रहे हैं, तो जाहिर सा बात है आपको क्या चाहिए होगा, फॉरेन एक्सचेंज चाहिए होगा, फॉरेन करेंसी चाहिए होगा। तो ये जो आपका फुल फ्लेज्ड मनी चेंजर रहता है ये आपको सेल करता है। ओके, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये जो यहाँ पे ऑथराइजेशन प्रोवाइड करता है ये 4 कैटेगरी में प्रोवाइड करता है। सेलेक्टेड बैंक्स को प्रोवाइड करता है ऑथराइज्ड डीलर कैटेगरी 1 के तौर पे, कुछ सेलेक्टेड एंटिटीज को प्रोवाइड करता है ऑथराइज्ड डीलर कैटेगरी 2 के तौर पे, कुछ सेलेक्टेड फाइनेंशियल और अदर इंस्टीट्यूशंस को प्रोवाइड करता है ऑथराइज्ड डीलर कैटेगरी 3 के तौर पे, और कुछ सेलेक्टेड रजिस्टर्ड कंपनीज को प्रोवाइड करता है फुल फ्लेज्ड मनी चेंजर के तौर पे। ओके, समझ में आ गया? आई होप अब आप कहीं पे भी देखेंगे कि एडी कैटेगरी 1 बैंक्स लिखा हुआ है या ऑथराइज्ड डीलर कैटेगरी 2 लिखा हुआ है या ऑथराइज्ड डीलर कैटेगरी 3 लिखा हुआ है या फिर आपका फुल फ्लेज्ड मनी चेंजर लिखा हुआ है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसका क्या काम है। ओके, तो ये था पूरा। चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारे पास जो नेक्स्ट सर्कुलर है उसको देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास जो सर्कुलर है ये सर्कुलर 6 अगस्त 2025 का है और यहाँ पे हम बात करने वाले हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को लेंडिंग अरेंजमेंट्स डायरेक्शंस 2025। तो ये काफी इंपॉर्टेंट डायरेक्शंस है, तो इसका जितना सारा भी प्रोविजंस है उन सबको हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, इसीलिए इस सर्कुलर को समझने में काफी समय लग सकता है। ओके, तो यहाँ पे इस पूरे सर्कुलर को पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो को लेंडिंग होता है ये क्या होता है, को लेंडिंग अरेंजमेंट क्या होता है। तो इन जनरल इसका मतलब क्या होता है वो हम देख लेते हैं कैसे ये काम करता है। देखिए अगर हम को लेंडिंग के बारे में बात करें ना, तो को लेंडिंग क्या होता है, तो यहाँ पे 2 या फिर 2 से ज्यादा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आपस में पार्टनरशिप करता है। जनरली ये बैंक और एनबीएफसीज के बीच में होता है, तो ये दोनों पार्टनरशिप करता है और पार्टनरशिप में ये तय होता है कि ये दोनों ज्वाइंटली साथ में मिलकर के बोरोवर्स को लोन्स प्रोवाइड करेगा। तो ये जो को लेंडिंग अरेंजमेंट होता है इसमें जो लोन रहता है वो स्प्लिट होता है, मतलब कि लोन का कुछ हिस्सा, जैसे कि बैंक और एनबीएफसी के बीच में अगर को लेंडिंग अरेंजमेंट साइन हुआ है तो बैंक लोन का कुछ हिस्सा प्रोवाइड करेगा बोरोवर्स को और एनबीएफसी लोन का कुछ हिस्सा प्रोवाइड करेगा बोरोवर को। और जनरली ये जो लोन रहता है वो 80:20 के रेशियो में डिवाइडेड रहता है। तो जो एक पार्टी रहता है वो लोन का बड़ा हिस्सा पे करता है, जनरली वो बैंक होता है, और जो दूसरा पार्टी रहता है वो लोन का जो रिमेनिंग हिस्सा होता है वो पे करता है। तो बैंक जनरली 80% कवर करता है और जो एनबीएफसी रहता है वो रिमेनिंग 20% कवर करता है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई एक पर्सन है और उसको को लेंडिंग अरेंजमेंट के तहत ना 10 लाख रुपए का लोन प्रोवाइड किया जा रहा है। तो यहाँ पे अगर ये को लेंडिंग अरेंजमेंट बैंक और एनबीएफसी के बीच में हुआ है तो, और जो रेशियो है प्री डिफाइंड रेशियो वो 80:20 का है, तो जो बैंक है, बैंक यहाँ पे 8 लाख रुपए कंट्रीब्यूट करेगा और जो एनबीएफसी है वो यहाँ पे 2 लाख रुपए कंट्रीब्यूट करेगा। समझ में आ गया कैसे ये काम करता है? इसके बाद देखिए यहाँ पे जो दोनों पार्टीज रहता है, दोनों पार्टीज अंडर राइटिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करता है, जो भी इंसाइट्स होता है, रिस्क असेसमेंट होता है, उसको एक दूसरे के साथ शेयर करता है। सिंपली को लेंडिंग अरेंजमेंट के तहत बोरोवर को जो लोन दिया जाता है, तो लोन देने से पहले जो दोनों पार्टीज रहता है वो प्रॉपर बोरोवर का जो क्रेडिट वर्दीनेस रहता है उसको चेक करता है कि बोरोवर कैपेबल है या नहीं है लोन लेने के लिए, वो लोन का रिपेमेंट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, दोनों पार्टीज यहाँ पे चेक करता है। इसके अलावा दोनों पार्टी का जो भी कंट्रीब्यूशन रहता है ना, तो दोनों पार्टी का जो भी कंट्रीब्यूशन रहता है उसके हिसाब से जो रिस्क रहता है, रिटर्न रहता है, वो आपस में दोनों डिवाइड कर लेता है। इसके अलावा देखिए को लेंडिंग अरेंजमेंट के तहत जो भी लोन दिया जाता है तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाता है ना, तो ये जो इंटरेस्ट रेट रहता है वो ब्लेंडेड इंटरेस्ट रेट रहता है। तो जो दोनों रेगुलेटेड एंटिटी है, मान लीजिए एक बैंक है और एक एनबीएफसी है, तो बैंक अपने लेवल पे जो इंटरेस्ट रेट चार्ज कर रहा है और एनबीएफसी अपने लेवल पे जो इंटरेस्ट रेट चार्ज कर रहा है, इसका एक एवरेज इंटरेस्ट रेट निकाला जाता है, वेटेड एवरेज इंटरेस्ट रेट निकाला जाता है, और वही क्या होता है, ब्लेंडेड इंटरेस्ट रेट होता है, और उसी इंटरेस्ट रेट के हिसाब से बोरोवर को जो इंटरेस्ट है वो पे करना होता है।
इसके अलावा देखिए को लेंडिंग अरेंजमेंट के तहत हर एक पार्टी का क्लियर और डिफाइंड रोल्स रहता है उसके रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेकर के, लोन सर्विसिंग के अंदर मॉनिटरिंग कंप्लायंस को लेकर के। मतलब ये पहले से डिसाइड रहता है कि जैसे कि ईएमआई हो गया तो ईएमआई कौन कलेक्ट करेगा, इसके बाद ये डिसाइडेड रहता है कि लोन का मॉनिटरिंग कौन करेगा। को लेंडिंग अरेंजमेंट के तहत जो लोन दिया गया है कहीं उस लोन का इस्तेमाल किसी प्रोहिबिटेड काम के लिए तो नहीं किया जा रहा है, तो उसका मॉनिटरिंग कौन करेगा। तो ये सब पहले से डिफाइंड रहता है दोनों पार्टीज के बीच में। ओके, समझ में आ गया, एक जनरल आइडिया आ गया आपको कि को लेंडिंग होता क्या है, को लेंडिंग अरेंजमेंट क्या होता है। अब हम आते हैं अपने सर्कुलर के ऊपर कि सर्कुलर में क्या बोला जा रहा है। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया गया है। तो जो रेगुलेटेड एंटिटीज है ना, रेगुलेटेड एंटिटीज दूसरे रेगुलेटेड एंटिटीज के साथ लेंडिंग अरेंजमेंट में इंटर कर सकता है बोरोवर्स को लोन प्रोवाइड करने के लिए, प्रोवाइडेड की जो भी एग्जिस्टिंग प्रूडेंशियल रेगुलेशंस है उसका कंप्लायंस होना चाहिए। कैपिटल एडिकेसी, एक्सपोजर नॉर्म्स, इन सबको लेकर के जो रूल्स है उसका कंप्लायंस होना चाहिए। अब देखिए पहले क्या था ना कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास कोई जेनेरिक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क नहीं था इस तरह के लेंडिंग अरेंजमेंट के लिए। ये जो को लेंडिंग अरेंजमेंट होता है इसके लिए पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास कोई कॉमन या फिर जनरल रूल्स नहीं था। अब नवंबर 2020 में ना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक सर्कुलर इशू किया था और उस सर्कुलर के अंदर आरबीआई ने बैंकों को और एनबीएफसी को अलाउ कर दिया था कि बैंक्स और एनबीएफसी मिल करके जो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग होता है, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के पर्पस से बैंक्स और एनबीएफसी मिल करके जो को लेंडिंग है वो कर सकते हैं। तो आरबीआई के इस डिसीजन के बाद बैंक्स और एनबीएफसी के बीच में जो इस तरीके का अरेंजमेंट है वो काफी ज्यादा होने लगा। तो यहाँ पे इन सब चीजों को देखते हुए और जो पूरा को लेंडिंग का स्कोप है ना उसको बढ़ाने के उद्देश्य से यहाँ पे एक कंप्रिहेंसिव रिवाइज डायरेक्शंस इशू किया गया है को लेंडिंग अरेंजमेंट्स के ऊपर। तो इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है स्पेसिफिक रेगुलेटरी क्लैरिटी प्रोवाइड करना, मतलब कि एक स्पेसिफिक रेगुलेटरी क्लैरिटी प्रोवाइड करना, एक क्लियर गाइडलाइंस प्रोवाइड करना कि जो को लेंडिंग अरेंजमेंट होता है उसके अंदर क्या अलाउड है क्या अलाउड नहीं है, जो भी प्रूडेंशियल और कंडक्ट रिलेटेड एस्पेक्ट है उसको ध्यान में रख करके। नाउ यहाँ पे जो पूरा डायरेक्शंस है इस डायरेक्शंस को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के सेक्शन 21, सेक्शन 35A, सेक्शन 56 के तहत जो पावर मिला हुआ है उसका इस्तेमाल करके, इसके बाद यहाँ पे आरबीआई ने आरबीआई एक्ट 1934 के चैप्टर 3B के तहत आरबीआई को जो पावर मिला हुआ उसका इस्तेमाल करके और नेशनल हाउसिंग बैंक एक्ट 1987 के सेक्शन 30A, 32 और 33 के तहत जो पावर मिला हुआ है उसका इस्तेमाल करके इशू किया है। ओके, अब देखिए यहाँ पे जो पूरा डायरेक्शन है जिसको हम पढ़ रहे हैं उसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को लेंडिंग अरेंजमेंट्स डायरेक्शंस 2025 के नाम से जाना जाएगा। और यहाँ पे ये जो डायरेक्शंस है ये कब से इफेक्टिव हो जाएगा, तो इफेक्टिव डेट क्या है, यहाँ पे इफेक्टिव डेट है 1 जनवरी 2026 इन जनरल, या फिर कोई भी इससे पहले का डेट जिसको कि रेगुलेटेड एंटिटी अपने इंटरनल पॉलिसी के हिसाब से इफेक्टिव डेट के तौर पे तय करता है। तो इन जनरल ये जो पूरा डायरेक्शन है वो कब से इफेक्टिव होगा, 1 जनवरी 2026। लेकिन अगर कोई रेगुलेटेड एंटिटी इस डायरेक्शंस को इस डेट से पहले लागू करना चाहता है अपने इंटरनल पॉलिसी के हिसाब से, तो यहाँ पे उसके लिए वही डेट इफेक्टिव डेट माना जाएगा। ओके, इसके बाद देखिए यहाँ पे जो भी इफेक्टिव डेट है, इफेक्टिव डेट के बाद जितना भी को लेंडिंग अरेंजमेंट होगा तो वो को लेंडिंग अरेंजमेंट ये जो डायरेक्शन है इसके हिसाब से ही होना चाहिए। ओके, अब देखिए जो भी एग्जिस्टिंग को लेंडिंग अरेंजमेंट है, मतलब कि ऐसा लेंडिंग अरेंजमेंट जो कि ये जो आपका डायरेक्शन इशू किया गया है ना इस डायरेक्शन के पहले हुआ है, तो यहाँ पे एग्जिस्टिंग को लेंडिंग अरेंजमेंट्स और जो भी न्यू को लेंडिंग अरेंजमेंट्स है जो कि इफेक्टिव डेट के पहले हुआ है, मतलब कि इस डायरेक्शंस के आने के बाद हुआ है लेकिन जो इफेक्टिव डेट है उसके पहले हुआ है, तो जो भी एग्जिस्टिंग को लेंडिंग अरेंजमेंट है और इस तरह का जो न्यू को लेंडिंग अरेंजमेंट्स है तो उसके ऊपर जो भी एग्जिस्टिंग रूल रेगुलेशंस है वो लागू होगा। ओके, इसके बाद देखिए यहाँ पे एप्लीकेबिलिटी का बात करें तो ये जो पूरा सर्कुलर है ये कहाँ कहाँ पे एप्लीकेबल होगा, तो कमर्शियल बैंक एक्सक्लूडिंग स्मॉल फाइनेंस बैंक, लोकल एरिया बैंक्स और रीजनल रूरल बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, लोकल एरियाज बैंक और रीजनल रूरल बैंक को छोड़ करके जितना भी कमर्शियल बैंक है, जितना भी ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है
और जितना भी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज है इंक्लूडिंग हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, तो इन सब के द्वारा जो भी को लेंडिंग अरेंजमेंट्स किया जाता है उन सब के ऊपर ये जो डायरेक्शन है वो एप्लीकेबल होगा। तो कमर्शियल बैंक excluding small finance bank, local areas bank, regional rural banks, all India financial institutions और NBFCs including housing finance companies के ऊपर ये जो डायरेक्शन है वो एप्लीकेबल होगा। अब देखिए यहाँ पे जो डिजिटल लेंडिंग अरेंजमेंट्स होता है, डिजिटल लेंडिंग अरेंजमेंट्स क्या हो गया, जो नॉर्मल डिजिटल लोन्स प्रोवाइड किया जाता है, ऐप बेस्ड जो लेंडिंग होता है, तो यहाँ पे डिजिटल इस तरह का जो डिजिटल लोन प्रोवाइड किया जाता है ना, तो उसको जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिजिटल लेंडिंग डायरेक्शंस 2025 है उसके तहत ही गवर्न किया जाएगा। लेकिन अगर किसी तरह का डिजिटल लोन प्रोवाइड किया गया है और वो लोन प्रोवाइड किया गया है को लेंडिंग अरेंजमेंट्स के तहत रेगुलेटेड एंटिटीज के द्वारा, मतलब कि डिजिटल लोन है लेकिन वो लोन को लेंडिंग के तहत प्रोवाइड किया गया है, तो फिर इस केस में यहाँ पे जो ये आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिजिटल लेंडिंग डायरेक्शंस 2025 है उसका भी कंप्लायंस होना चाहिए और ये जो डायरेक्शंस है इसका भी कंप्लायंस होना चाहिए, इसका जो प्रोविजंस है वो भी लागू होगा। इन सब के अलावा देखिए यहाँ पे ये जो डायरेक्शंस है ना, ये डायरेक्शंस जो मल्टीपल बैंकिंग के तहत लोन सैंक्शन किया जाता है, कंसोर्टियम लेंडिंग के तहत जो लोन सैंक्शन किया जाता है, जो सिंडिकेशन होता है, उन सब के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। तो मल्टीपल बैंकिंग क्या हो गया, जैसे मान लीजिए कोई बोरोवर है उसने अलग अलग बैंक से लोन लिया हुआ है, तो फिर उस तरह के लोन के ऊपर ये डायरेक्शंस एप्लीकेबल नहीं होगा। इसके बाद जो आपका कंसोर्टियम लेंडिंग होता है, ये क्या होता है, बहुत सारा बैंक है साथ में मिल करके ये एक एग्रीमेंट के तहत लोन प्रोवाइड कर रहा है, तो उसके ऊपर ये लागू नहीं होगा। सिंडिकेशन में क्या होता है कि बहुत सारा बैंक्स है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, वो साथ में मिल करके एक बहुत बड़े अमाउंट का लोन प्रोवाइड कर रहा है किसी एक सिंगल बोरोवर को, सरकार को या फिर किसी कंपनी को किसी एक प्रोजेक्ट के लिए, तो ये क्या होता है, सिंडिकेशन होता है। तो इस तरह के लोन्स के ऊपर ये जो डायरेक्शन है वो एप्लीकेबल नहीं होगा, ये भी यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि कोई भी रेगुलेटेड एंटिटी किसी भी ऐसे को लेंडिंग अरेंजमेंट के अंदर इंटर नहीं करेगा जो को लेंडिंग अरेंजमेंट, ये जो आपका डायरेक्शंस है इसके जिस को लेंडिंग अरेंजमेंट्स के तहत इस डायरेक्शंस का जो रूल्स है रेगुलेशंस है उसका कंप्लायंस नहीं हो रहा है। ओके, इसके बाद देखिए अब यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन दिया गया है, उसको बहुत ही ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये डेफिनेशन अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया तो आगे जितने भी प्रोविजंस को हम डिस्कस करने वाले हैं वो भी आपको अच्छे से समझ में आएगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए इस डायरेक्शंस के पर्पज से ना जो CLA है यानी कि जो को लेंडिंग अरेंजमेंट है उसका क्या मतलब है, तो जो को लेंडिंग अरेंजमेंट है वो क्या है, वो एक एक्स एंटी एग्रीमेंट है। एक्स एंटी एग्रीमेंट का क्या मतलब है कि ये एडवांस में किया गया एक फॉर्मल एग्रीमेंट है। तो जो को लेंडिंग अरेंजमेंट है वो एडवांस में किया गया एक फॉर्मल एग्रीमेंट है जो कि दो रेगुलेटेड एंटिटीज के बीच में होता है। तो इसमें से जो एक रेगुलेटेड एंटिटी रहता है ना वो लोन्स को ओरिजिनेट करता है। लोन्स को ओरिजिनेट करने का क्या मतलब है कि वो यहाँ पे बोरोवर्स को ढूंढता है, जो भी बोरोवर्स का क्रेडिट वॉर्थिनेस है उसको चेक करता है, इसके बाद यहाँ पे ये लोन को अप्रूव करता है, लोन को डिस्पर्स करता है। तो इसे क्या बोला जाता है, इसे ओरिजिनेटिंग रेगुलेटेड एंटिटी बोला जाता है। ओके, इसके बाद देखिए जो दूसरा रेगुलेटेड एंटिटी होता है ना ये क्या करता है, तो ये यहाँ पे को लेंडिंग करता है। जो पहले रेगुलेटेड एंटिटीज के द्वारा लोन्स को ओरिजिनेट किया जाता है ना, लोन जो पहला रेगुलेटेड एंटिटी शुरू करता है ना, तो उसके एक पोर्शन को, एक बड़े पोर्शन को ये जो दूसरा रेगुलेटेड एंटिटीज रहता है वो फंडिंग प्रोवाइड करता है, उसके लिए पैसा देता है। तो ये जो दूसरा रेगुलेटेड एंटिटी है इसको पार्टनर आरई बोला जाता है। तो ये जो आपका पूरा को लेंडिंग अरेंजमेंट है, को लेंडिंग अरेंजमेंट के अंदर क्या होता है, इसमें जो ओरिजिनेटिंग रेगुलेटेड एंटिटी है और जो पार्टनर रेगुलेटेड एंटिटी है वो साथ में मिलकर के कोई एक लोन पोर्टफोलियो है उसको फंडिंग प्रोवाइड करता है, उसके लिए पैसा देता है। अब इस लोन पोर्टफोलियो के अंदर मल्टीपल लोन्स हो सकता है, जिसमें सिक्योर्ड लोन हो सकता है, अनसिक्योर्ड लोन हो सकता है, और एक प्री एग्रीड प्रपोर्शन में जो ये फंडिंग है वो प्रोवाइड करता है। तो अगर हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं तो जैसे कि मान लीजिए ना, यहाँ समझा देती हूँ, जैसे कि मान लीजिए एक 100 करोड़ रुपीस का लोन पोर्टफोलियो है। ओके, और यहाँ पे इसके अंदर मल्टीपल इंडिविजुअल्स लोन है। तो कोई एक NBFC है
तो जनरली क्या होता है ना, याद रखिएगा कि जो ओरिजिनेटिंग रेगुलेटेड एंटिटी होता है ना, वो एनबीएफसी होता है, और ये जो आपका पार्टनर रेगुलेटेड एंटिटी होता है ना, ये बैंक होता है। तो जनरली क्या होता है ना कि ये जो आपका पार्टनर रेगुलेटेड एंटिटी होता है, ये लोन का एक बड़ा हिस्सा प्रोवाइड करता है। ओके, तो यहाँ पे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि एक 100 करोड़ रुपीस का लोन पोर्टफोलियो है, और जो दोनों के बीच में प्री एग्रीड प्रपोर्शन है ना, वो मान लीजिए कि 80-20 का है। मतलब कि ये जो 80% है वो कौन प्रोवाइड करेगा, जो पार्टनर आरई है वो प्रोवाइड करेगा, और जो 20% है ये जो आपका ओरिजिनेटिंग आरई है वो प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पे इसका 80% कितना हो जाएगा, 80 करोड़ रुपीस हो जाएगा। तो जो 80 करोड़ रुपीस है वो कौन देगा, बैंक देगा, और जो रिमेनिंग 20 करोड़ रुपीस है वो कौन देगा, एनबीएफसी देगा। समझ में आ गया? तो कुछ इस तरीके से ये काम करता है। तो ओरिजिनेटिंग रेगुलेटेड एंटिटी है, इसने लोन को ओरिजिनेट किया, बोरोवर को ढूंढा, बोरोवर के बारे में पता लगाया, लोन को अप्रूव किया और लोन को डिसबर्स किया। तो जनरली ये एनबीएफसी होता है। और जो दूसरा रेगुलेटेड एंटिटी होता है, ये क्या करता है, ये ओरिजिनेटिंग रेगुलेटेड एंटिटी के द्वारा जो लोन ओरिजिनेट किया गया होता है ना, जो लोन थ्रू किया गया होता है, उसके एक पोर्शन को फंडिंग प्रोवाइड करता है, उसके लिए पैसा प्रोवाइड करता है। तो पूरा को लेंडिंग अरेंजमेंट क्या है, को लेंडिंग अरेंजमेंट के अंदर जो ओरिजिनेटिंग रेगुलेटेड एंटिटी होता है और जो पार्टनर रेगुलेटेड एंटिटी होता है, वो साथ में मिल करके किसी एक लोन पोर्टफोलियो के लिए फंडिंग प्रोवाइड करता है, किसी एक लोन पोर्टफोलियो के लिए पैसे देता है। इसके अंदर सिक्योर लोन हो सकता है, अनसिक्योर लोन हो सकता है, और किस रेशियो में ये पैसे देता है तो वो पहले से डिसाइडेड रहता है। और फिर जितना भी इनका कंट्रीब्यूशन रहता है उसके आधार पे जो भी रेवेन्यू रहता है, रिस्क शेयरिंग रहता है, वो दोनों के बीच में होता है। इज दिस क्लियर? यहाँ पे समझ में आ गया क्या बोला जा रहा है, को लेंडिंग अरेंजमेंट क्या होता है। अब देखिए यहाँ पे इस डायरेक्शंस के अंदर जो भी वर्ड है, जो भी टर्म है जिसको कि स्पेसिफिकली डिफाइन नहीं किया गया है, तो यहाँ पे उस वर्ड का, उस टर्म का जो मतलब है वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 से या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 से या फिर किसी भी रेलेवेंट रेगुलेशन के अंदर अगर उस वर्ड का टर्म का मतलब मेंशन है तो वहां से उसका मतलब लिया जाएगा। या फिर अगर यहाँ पे किसी भी रेगुलेशन के अंदर उस वर्ड का, उस टर्म का मतलब मेंशन नहीं है, तो फिर जो नॉर्मल बैंकिंग बिजनेस प्रैक्टिस में उस वर्ड का मतलब माना जाता है, उसी वर्ड का जो मीनिंग है वो यहाँ पे कंसीडर किया जाएगा। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया? नाउ अब यहाँ पे जनरल गाइडलाइंस दिया गया है, तो इसको हम ध्यान से समझते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है ये। नाउ देखिए, सबसे पहले यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि अगर कोई एक को लेंडिंग अरेंजमेंट है, तो इस को लेंडिंग अरेंजमेंट के तहत हर रेगुलेटेड एंटिटीज के बुक्स में जो इंडिविजुअल लोन्स है उसका कम से कम 10% होना चाहिए उसके खुद के लोन के तौर पे। मतलब कि मान लीजिए कि अगर को लेंडिंग अरेंजमेंट हुआ है बैंक और एनबीएफसी के बीच में, और यहाँ पे को लेंडिंग अरेंजमेंट के तहत मान लीजिए कि एक 10 लाख रुपए का लोन दिया गया है, और ये किसी किसी बीच में हुआ है, बैंक और एनबीएफसी के बीच में हुआ है। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है ना कि इसका कम से कम 10% यानी कि 1 लाख रुपीज दोनों के बुक्स में इसके खुद के लेंडिंग के तौर पे होना चाहिए। इसके बुक में भी होना चाहिए और इसके बुक में भी इसके खुद के लेंडिंग के तौर पे होना चाहिए। इससे ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन कम से कम 1 लाख रुपीज तो दोनों के बुक में इसके खुद के लेंडिंग के तौर पे होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता है कि यहाँ पे बैंक्स के बुक में बस इसके खुद के लेंडिंग के तौर पे, खुद के लोन के तौर पे 10 लाख रुपीस मेंशन है और यहाँ पे कुछ भी नहीं है। या फिर ऐसा नहीं हो सकता कि एनबीएफसी के बुक में 10 लाख रुपए इसके खुद के लोन के तौर पे मेंशन है और यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता है। यहाँ पे को लेंडिंग अरेंजमेंट के तहत हर रेगुलेटेड एंटिटी के बुक्स में इंडिविजुअल लोन्स का कम से कम 10% इसके खुद के लेंडिंग के तौर पे, किसने खुद लोन दिया है इसके तौर पे, वहां पे रिकॉर्ड होना चाहिए। ओके, पहला प्रोविजन समझ में आ गया क्या बोला जा रहा है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे परसेंटेज के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो याद रखिएगा, को लेंडिंग अरेंजमेंट के तहत जितना भी रेगुलेटेड एंटिटी है उसके बुक्स में इंडिविजुअल लोन का कम से कम 10% इसके खुद के लोन के तौर पे मेंशन होना चाहिए। ओके, इससे ज्यादा भी हो सकता है लेकिन कम से कम 10% तो मेंशन होना ही चाहिए। ओके, इसके बाद देखिए यहाँ पे रेगुलेटेड एंटिटी का जो क्रेडिट पॉलिसी होता है उसके अंदर को लेंडिंग अरेंजमेंट को लेकर के प्रोविजंस होना चाहिए। किस तरह का प्रोविजंस? तो इंटरनल लिमिट इसके अंदर होना चाहिए कि अगर कोई रेगुलेटेड एंटिटी है
उसका जो टोटल लोन है, उसके टोटल लोन का मैक्सिमम कितना परसेंटेज लोन को लेंडिंग अरेंजमेंट्स के तौर पे दिए गए लोन के फॉर्म में हो सकता है, ये मेंशन होना चाहिए क्रेडिट पॉलिसी के अंदर। इसके बाद यहाँ पे टारगेट बोरोवर सेगमेंट मेंशन होना चाहिए कि को लेंडिंग अरेंजमेंट के तहत किस तरह के बोरोवर्स को लोन दिया जाएगा, फार्मर्स, एमएसएमई, हाउसिंग, किस तरह के बोरोवर को लोन दिया जाएगा। इसके बाद यहाँ पे ड्यू डिलिजेंस ऑफ द पार्टनर रेगुलेटेड पार्टनर एंटिटीज होना चाहिए। तो जो भी को लेंडिंग पार्टनर है उसका जो भी फाइनेंशियल हेल्थ है, जो भी उसका क्रेडिबिलिटी है, उसको किस तरीके से चेक किया जाएगा, इसको लेकर के प्रोविजन होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे कस्टमर सर्विस एंड ग्रीवांस रेड्रेसल मैकेनिज्म होना चाहिए कि अगर कोई बोरोवर है, उसका कंप्लेंट है, तो उसके कंप्लेंट को कैसे हैंडल किया जाएगा, कैसे उसके कंप्लेंट को सॉल्व किया जाएगा, इसको लेकर के प्रोविजन होना चाहिए। समझ में आ गया? देखिए इसके बाद यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जो भी को लेंडिंग अरेंजमेंट पार्टनर्स है, तो जो भी एग्रीमेंट होगा ना, इस एग्रीमेंट में डिटेल टर्म्स और कंडीशंस मेंशन होना चाहिए अरेंजमेंट का। जैसे कि इसके अंदर क्राइटेरिया मेंशन होना चाहिए कि किस क्राइटेरिया के आधार पे बोरोवर्स को लोन के लिए सेलेक्ट किया जाएगा। स्पेसिफिक प्रोडक्ट लाइंस इसके अंदर मेंशन होना चाहिए कि को लेंडिंग अरेंजमेंट के तहत किस तरह का जो प्रोडक्ट होता है वो ऑफर किया जाएगा। इसके बाद अगर किसी तरह का जो फी है वो यहाँ पे किया जाता है किसी एक पार्टनर के द्वारा किसी दूसरे पार्टनर को, तो यहाँ पे उस फी के बारे में मेंशन होना चाहिए। इन सब के अलावा यहाँ पे सेग्रीगेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड जो प्रोविजंस है वो मेंशन होना चाहिए कि मतलब दोनों रेगुलेटेड एंटिटी में एनबीएफसी है और अगर बैंक है तो एनबीएफसी क्या करेगा, एनबीएफसी सोर्सिंग करेगा, बोरोवर्स को ढूंढेगा, उसके बारे में पता करेगा, उसका जो क्रेडिट वॉर्थिनेस है वो चेक करेगा, और जो आपका बैंक है वो लोन के लिए जो फंडिंग होता है वो प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पे ये सब चीजें मेंशन होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे टाइम फ्रेम मेंशन होना चाहिए कि कितने टाइम फ्रेम के अंदर बोरोवर्स से जुड़ा हुआ जो क्रिटिकल इंफॉर्मेशन है वो दोनों पार्टनर को, जो दोनों रेगुलेटेड एंटिटी है, उसको आपस में शेयर करना है। इसके बाद यहाँ पे कस्टमर इंटरफेस होना चाहिए कि अगर कोई रेगुलेटेड कस्टमर इंटरफेस होना चाहिए कि अगर कोई कस्टमर है, ओके, और उस कस्टमर को, अगर कोई कस्टमर है और उसको अगर किसी भी तरह का कुछ क्वेरी है तो मेन कांटेक्ट पॉइंट क्या है, वो किससे कांटेक्ट करेगा, बैंक से कांटेक्ट करेगा या फिर एनबीएफसी से कांटेक्ट करेगा, तो ये होना चाहिए मेंशन। इसके बाद यहाँ पे कस्टमर प्रोटेक्शन इश्यूज एंड ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म होना चाहिए। सेम के कस्टमर के कंप्लेंट को कैसे रिजॉल्व किया जाएगा, कस्टमर का जो भी राइट्स है उसको कैसे सेफगार्ड किया जाएगा, तो उसको लेकर के प्रोविजंस होना चाहिए। ओके, अब देखिए को लेंडिंग अरेंजमेंट के तहत बोरोवर के साथ जो भी लोन एग्रीमेंट साइन हुआ है तो उस लोन एग्रीमेंट में कुछ कुछ चीजें मेंशन होना चाहिए। उसके अंदर सेग्रीगेशन ऑफ रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेंशन होना चाहिए कि जो ओरिजिनेटिंग आ रही है वो क्या कर रहा है, जो आपका पार्टनर आ रही है वो क्या कर रहा है। जैसे कि अगर बैंक और एनबीएफसी के बीच में पार्टनर हुआ है, मान लीजिए कि जो ओरिजिनेटिंग आ रही है वो एनबीएफसी है और जो पार्टनर आ रही है वो बैंक है, तो यहाँ पे जो आपका एनबीएफसी वो क्या कर रहा है, तो उसमें मेंशन होना चाहिए कि एनबीएफसी यहाँ पे बोरोवर्स को ढूंढ रहा है, उसका जो आपका क्रेडिट वॉर्थिनेस है वो चेक कर रहा है। इसके बाद ईएमआई वगैरह कलेक्ट करेगा, और जो बैंक है वो लोन का एक बड़ा हिस्सा को फंडिंग प्रोवाइड करेगा, उसके लिए पैसा देगा। तो ये जो रोल्स है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ये लोन एग्रीमेंट के अंदर क्लियरली मेंशन होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे क्लियर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द एंटिटी बीइंग द सिंगल पॉइंट ऑफ इंटरफेस विद द कस्टमर। तो यहाँ पे मेन कॉन्टैक्ट पॉइंट क्या रहेगा, कस्टमर को अगर किसी चीज को लेकर के कुछ पूछना है, कोई क्वेरी है, तो उसको सॉल्व करने के लिए मेन कॉन्टैक्ट पॉइंट क्या रहेगा, कौन सा रेगुलेटेड एंटिटी मेन कॉन्टैक्ट पॉइंट रहेगा, एनबीएफसी या बैंक, ये इसके अंदर मेंशन होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे ये जो मेन कॉन्टैक्ट पॉइंट है, जो कस्टमर इंटरफेस है, अगर इसमें किसी भी तरह का चेंजेस होता है तो ये चेंजेस सिर्फ और सिर्फ बोरोवर को इन्फॉर्म करने के बाद ही हो सकता है। ओके, बोरोवर को इंटीमेट करने के बाद ही हो सकता है। इन सब के अलावा यहाँ पे जो लोन एग्रीमेंट रहेगा उसमें कस्टमर प्रोटेक्शन और ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म को लेकर के प्रोविजंस होना चाहिए कि जो बोरोवर्स है उसको कैसे प्रोटेक्ट किया जाएगा, बोरोवर कैसे अपना जो कंप्लेन है वो रेज कर सकता है, ये सब चीजें मेंशन होना चाहिए। तो ये सब कुछ कुछ जनरल बातें बोला गया है। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि अगर कोई लोन प्रोवाइड किया गया है और उस लोन के साथ जो की फैक्ट स्टेटमेंट है वो देना अगर मैंडेटरी है,
आरबीआई का जो 15 अप्रैल 2024 का डायरेक्शन है की फैक्ट स्टेटमेंट फॉर लोन एंड एडवांसेस उसके ऊपर। तो यहाँ पे उस की फैक्ट स्टेटमेंट के अंदर जो को लेंडिंग अरेंजमेंट है, को लेंडिंग अरेंजमेंट का जितना भी डिटेल्स है वो उस की फैक्ट स्टेटमेंट के अंदर मेंशन होना चाहिए। ओके, इसके बाद देखिए यहाँ पे को लेंडिंग अरेंजमेंट के तहत रेगुलेटेड एंटिटीज के द्वारा जो भी लोन्स प्रोवाइड किया गया है, तो अगर वो लोन्स ना प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के तहत क्लासिफाई होने के लिए एलिजिबल है, तो फिर रेगुलेटेड एंटिटीज का अपना अपना जो शेयर होगा लोन के अंदर, यहाँ पे उस शेयर को वो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का जो टारगेट रहता है उसको कैलकुलेट करने के समय में रेगुलेटेड एंटिटीज अपने अपने शेयर को यहाँ पे क्लेम कर सकता है। ओके, जो भी आपका मास्टर डायरेक्शन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग टारगेट्स एंड क्लासिफिकेशन डायरेक्शंस 2025 के अकॉर्डिंगली। समझ में आ गया? मतलब मान लीजिए ना कि अगर कोई रेगुलेटेड एंटिटी है, दो रेगुलेटेड एंटिटी है, उसने को लेंडिंग अरेंजमेंट के तहत लोन डिस्ट्रीब्यूट किया है और उसमें बहुत सारा जो लोन है ना वो प्रायोरिटी सेक्टर के अंदर दिया गया है, तो जिस रेगुलेटेड एंटिटी ने जितना कंट्रीब्यूट किया है वो उतना क्लेम कर सकता है उसका जो पीएसएल टारगेट है उसके लिए। ओके, आगे देखते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे अनरियलाइज्ड प्रॉफिट को लेकर के प्रोविजन है। तो अगर हम अनरियलाइज्ड प्रॉफिट देखें ये क्या होता है, एनबीएफसी के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें तो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट क्या होता है, ये ऐसा प्रॉफिट होता है ना जो एक्चुअल में रिसीव नहीं हुआ रहता है, ये होने वाला रहता है, लेकिन यहाँ पे एनबीएफसी क्या करता है, बहुत बार इस तरह का जो प्रॉफिट होता है उसको वो अपने बुक में शो कर देता है। जैसे कि मान लीजिए लोन दिया गया है, उसके ऊपर इंटरेस्ट का पैसा मिलने वाला है, पैसा मिलने वाला अभी तक मिला नहीं है, लेकिन यहाँ पे इसको बुक्स में शो कर दिया गया है, तो वो क्या होता है, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट होता है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है ना कि जो आपका को लेंडिंग अरेंजमेंट के तहत जो भी अनरियलाइज्ड प्रॉफिट होगा, तो एनबीएफसी को इस तरह का जो प्रॉफिट है उसको CET1 कैपिटल या जो नेट ऑन फंड होता है उसमें से डिडक्ट करना होगा। तब तक डिडक्ट करना होगा जब तक कि वो जो लोन है उसका जो मैच्योरिटी है वो हो नहीं जाता, जब तक लोन का जो फुल रिपेमेंट है वो हो नहीं जाता है। ओके, नाउ देखिए यहाँ पे इंटरेस्ट रेट और अदर फीस चार्जेस को लेकर के प्रोविजन है। तो बोरोवर के ऊपर जो भी इंटरेस्ट रेट इम्पोज किया जाएगा, जो भी फीस चार्जेस इम्पोज किया जाएगा ना, तो वो जो कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट हुआ है ओरिजिनेटिंग आरई और पार्टनर आरई के बीच में, तो उसके हिसाब से ही किया जाएगा। और खास करके यहाँ पे जो फाइनल इंटरेस्ट रेट बोरोवर के ऊपर चार्ज किया जाएगा ना, तो ये ब्लेंडेड इंटरेस्ट रेट होगा, यानी कि ये एक एवरेज इंटरेस्ट रेट होगा, ये मिक्स इंटरेस्ट रेट होगा। तो इसको कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, तो जो दोनों रेगुलेटेड एंटिटीज रहेगा, दोनों रेगुलेटेड एंटिटीज अपने अपने लेवल पे जो भी उसका इंटरनल लेंडिंग पॉलिसीज होगा, जो भी रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से रेगुलेटेड एंटिटीज अपने अपने लेवल पे जो इंटरेस्ट रेट चार्ज कर रहा होगा ना, तो यहाँ पे उसका एवरेज निकाला जाएगा और वही क्या होगा, ब्लेंडेड इंटरेस्ट रेट होगा। ओके, अब यहाँ पे देखिए एक और चीज मेंशन है, वेटेड बाय द प्रोपोर्शनेट फंडिंग शेयर ऑफ द कंसर्न्ड रेगुलेटेड एंटिटीज अंडर CLA। इसका मतलब क्या है कि को लेंडिंग अरेंजमेंट के तहत जो दोनों रेगुलेटेड एंटिटीज रहेगा, तो एक रेगुलेटेड एंटिटी का जो आपका शेयर रहता है लोन के अंदर वो ज्यादा रहता है और एक का कम रहता है, राइट। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है ना कि जिस रेगुलेटेड एंटिटी का शेयर जितना ज्यादा रहेगा उसके द्वारा जो इंटरेस्ट रेट अपने लेवल पे चार्ज किया जाएगा ना, उस इंटरेस्ट रेट का वेटेज इस ब्लेंडेड इंटरेस्ट रेट के अंदर उतना ज्यादा रहेगा। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं, बहुत ज्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए ना कि एक 10 लाख रुपए का लोन दिया गया है और इसमें जो बैंक का कंट्रीब्यूशन है वो 8 लाख है, यानी कि 80% है, और जो एनबीएफसी का कंट्रीब्यूशन है ना वो मान लीजिए कि 20% है। ऑफ कोर्स 20% होगा, यहाँ पे 80 हो गया है। तो और मान लीजिए ना कि बैंक अपने लेवल पे जो इंटरेस्ट रेट चार्ज कर रहा है वो 10% चार्ज कर रहा है और एनबीएफसी अपने लेवल पे जो इंटरेस्ट रेट चार्ज कर रहा है वो 14% कर रहा है। तो सबसे पहले तो बोला क्या जा रहा है कि जो फाइनल इंटरेस्ट रेट होगा वो ब्लेंडेड इंटरेस्ट रेट होगा, यानी कि इन दोनों का ये एवरेज होगा, इन दोनों का मिक्स इंटरेस्ट रेट होगा। अब यहाँ पे ये जो एवरेज इंटरेस्ट रेट निकाला जाएगा ना, ये जो ब्लेंडेड इंटरेस्ट रेट निकाला जाएगा ना, तो इसमें बोला जा रहा है कि जैसे ये बैंक है, तो बैंक का तो इस लोन के अंदर जो आपका शेयर है वो जाता है 80% है, तो इसका जो इंटरेस्ट रेट है ना, इसका जो वेटेज होगा इस ब्लेंडेड इंटरेस्ट रेट के अंदर वो ज्यादा होगा। और क्योंकि एनबीएफसी का इस लोन के अंदर जो शेयर है, जो फंडिंग शेयर है वो कम है, तो इसीलिए इसका जो इंटरेस्ट रेट चार्ज कर रहा है ना, इसका जो वेटेज होगा इसके अंदर
वो कम होगा। ओके, सिंपली बस आप इतना समझ लीजिए, इस तरीके से इसको कैलकुलेट किया जाएगा। क्लियर? इसके बाद देखिए यहाँ पे जो को लेंडिंग अरेंजमेंट के तहत रेगुलेटेड एंटिटीज है, अगर रेगुलेटेड एंटिटीज अपने लेवल पे जो इंटरेस्ट रेट चार्ज कर रहा है उसमें अगर किसी भी तरह का चेंजेस होता है तो फिर यहाँ पे जो ब्लेंडेड इंटरेस्ट रेट है उसको भी उसी हिसाब से अपडेट करना होगा और इसके बारे में बोरोवर को बताना होगा। ओके, इन सब के अलावा यहाँ पे अगर ब्लेंडेड इंटरेस्ट रेट के अलावा बोरोवर के ऊपर किसी भी तरह का फीस या फिर चार्जेस इंपोज किया जा रहा है तो वो एनुअल परसेंटेज रेट को जो कैलकुलेट किया जाता है उसके कैलकुलेशन में ये फीस चार्जेस शामिल होना चाहिए और उसके बारे में अच्छे से की फैक्ट स्टेटमेंट के अंदर मेंशन होना चाहिए। क्लियर हो गया? आगे देखते हैं क्या बोला जा रहा है। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है ना कि रेगुलेटेड एंटिटी अपने क्रेडिट पॉलिसी के पार्ट के तौर पे क्रेडिट पॉलिसी के अंदर वो मेंशन होना चाहिए कि वो किस तरह का जो फीस है चार्जेस है वो बोरोवर से कलेक्ट करने वाला है। और ये जो फीस होगा जो चार्जेस होगा जो कि ये बोरोवर से कलेक्ट करेगा तो ये अलग अलग फैक्टर के ऊपर डिपेंड होना चाहिए, जैसे कि नेचर ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड के ऊपर डिपेंड होना चाहिए, मतलब कि किस तरह के सर्विस के लिए जो फीस है जो चार्जेस है वो लिया जा रहा है। क्वांटम ऑफ लोन के ऊपर ये डिपेंड होना चाहिए कि अगर बड़े साइज का लोन है तो उसके लिए जो ये फीस है चार्जेस है वो थोड़ा ज़्यादा होगा, अगर छोटे साइज का लोन है तो ये जो फीस है चार्जेस है वो कम होगा। और यहाँ पे एक चीज़ को क्लैरिफाई किया गया है कि ये जो फीस है चार्जेस है वो रेगुलेटेड एंटिटी डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली क्रेडिट एनहेंसमेंट बोरोवर का जो क्रेडिट रेटिंग होता है उसको इंप्रूव करने के लिए नहीं ले सकता है या फिर डिफॉल्ट लॉस गारंटी के लिए नहीं ले सकता है अनलेस परमिटेड अदरवाइज। ओके, तो ये बोला जा रहा है मतलब कि डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली जो रेगुलेटेड एंटिटी है वो क्रेडिट इनहेंसमेंट के लिए या फिर डिफॉल्ट लॉस गारंटी के लिए, डोंट वरी अभी हम इसको देखने वाले हैं, तो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली रेगुलेटेड एंटिटी क्रेडिट इनहेंसमेंट या फिर डिफॉल्ट लॉस गारंटी के लिए किसी तरह के लॉस को कवर करने के लिए बोरोवर से फीस या फिर चार्जेस कलेक्ट नहीं कर सकता है। इज दिस क्लियर? यहां तक समझ में आ गया? अब देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट है, ऑपरेशनल अरेंजमेंट्स के अंदर कुछ कुछ प्रोविजंस है तो इसको ध्यान से समझिए। सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जो को लेंडिंग अरेंजमेंट है ना, को लेंडिंग अरेंजमेंट के तहत जो पार्टनर रेगुलेटेड एंटिटी है, पार्टनर रेगुलेटेड एंटिटी का जो कमिटमेंट है कि ये लोन का एक हिस्सा को फंडिंग प्रोवाइड करेगा, उसके लिए पैसा देगा, तो ये जो पार्टनर रेगुलेटेड एंटिटी का कमिटमेंट है ना ये इररिवोकेबल कमिटमेंट है। ऐसा नहीं हो सकता कि आज इसने कमिट कर दिया और कल ये पीछे हट रहा है। तो को लेंडिंग अरेंजमेंट के तहत जो पार्टनर रेगुलेटेड एंटिटी का कमिटमेंट होता है वो इररिवोकेबल कमिटमेंट होता है। तो यहाँ पे जो ओरिजिनेटिंग रेगुलेटेड एंटिटी है, ओरिजिनेटिंग रेगुलेटेड एंटिटी के द्वारा जो भी इंडिविजुअल लोन्स को ओरिजिनेट किया जाता है तो उसका एक शेयर जो भी पार्टनर रेगुलेटेड एंटिटी ने और ओरिजिनेटिंग रेगुलेटेड एंटिटी के बीच में तय किया होगा, तो यहाँ पे उसका एक परसेंटेज जो आपका पार्टनर रेगुलेटेड एंटिटी है उसको अपने बुक में बैक टू बैक बेसिस पे उसके खुद के लोन के तौर पे लेना होगा, ये बोला जा रहा है। ओके, अब देखिए यहाँ पे जो को लेंडिंग अरेंजमेंट है, को लेंडिंग अरेंजमेंट के तहत जो दोनों रेगुलेटेड एंटिटी है, दोनों रेगुलेटेड एंटिटी इस बात को इंश्योर करेगा कि जो ओरिजिनेटिंग रेगुलेटेड एंटिटी है, जैसे ही ओरिजिनेटिंग रेगुलेटेड एंटिटी ने बोरोवर को लोन डिसबर्स कर दिया तो लोन डिसबर्स करने के बाद बिना किसी डिले के दोनों ही रेगुलेटेड एंटिटी के बुक्स में उसका जो शेयर है, दोनों रेगुलेटेड एंटिटीज का लोन के अंदर जो अपना अपना शेयर है वो रिकॉर्ड हो जाना चाहिए उसके खुद के लोन के तौर पे। ओके, और यहाँ पे अगर इमीडिएटली नहीं होता है तो कोई बात नहीं, लेकिन किसी भी केस में जो डेट ऑफ डिसबर्समेंट होगा, जिस डेट को बोरोवर को लोन दिया गया है उसके 15 कैलेंडर डेज के अंदर दोनों रेगुलेटेड एंटिटीज को लोन के अंदर दोनों रेगुलेटेड एंटिटीज का जो शेयर है वो उसको अपने बुक्स में उसके खुद के लोन के तौर पे दिखा देना है। ओके, एक एग्जांपल से अगर हम समझे तो जैसे कि मान लीजिए कि 10 लाख रुपए का लोन दिया गया है, अगेन 10 लाख रुपए का लोन दिया गया है जो आपका ओरिजिनेटिंग आ रही है, जो आपका ओरिजिनेटिंग आ रही है उसने यहाँ पे इसमें 2 लाख रुपए कंट्रीब्यूट किया है और जो आपका पार्टनर आ रही है, जो पार्टनर आ रही है उसने 8 लाख रुपए कंट्रीब्यूट किया है। ओके, तो यहाँ पे
जैसे ही ओरिजिनेटिंग आरई के द्वारा जो लोन है वो डिसबर्स कर दिया गया है, तो उसके 15 दिन के अंदर इन दोनों रेगुलेटेड एंटिटीज को अपने बुक्स में अपने अपने शेयर का जो लोन होता है वो रिकॉर्ड कर लेना है इसके खुद के लोन के तौर पे, कि ओरिजिनेटिंग रेगुलेटेड एंटिटी को अपने बुक्स में रिकॉर्ड कर लेना है कि इसने 2 लाख रुपए इस बोरोवर को लोन के तौर पे दिया है, और पार्टनर रेगुलेटेड एंटिटी को अपने खुद के बुक में रिकॉर्ड कर लेना है कि इसने 8 लाख रुपए इस बोरोवर को लोन के तौर पे दिया है। इट इज क्लियर? तो ये इंपॉर्टेंट है, डेट याद रखिएगा। लोन डिसबर्समेंट के 15 कैलेंडर डेज के अंदर दोनों रेगुलेटेड एंटिटी को अपने अपने बुक में लोन के अंदर उसका जो रिस्पेक्टिव शेयर है वो रिकॉर्ड कर लेना है अपने खुद के लोन के तौर पे। इट इज क्लियर? आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जो ओरिजिनेटिंग रेगुलेटेड एंटिटी है ना, तो जनरली क्या होता है कि जो ये आपका ओरिजिनेटिंग रेगुलेटेड एंटिटी है वो लोन डिसबर्स कर देता है, और उसके बाद लोन का जो भी पहले से डिसाइडेड परसेंटेज रहता है वो परसेंटेज वो पार्टनर रेगुलेटेड एंटिटी के बुक में वो लोन ट्रांसफर कर देता है। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है ना कि जो ओरिजिनेटिंग रेगुलेटेड एंटिटी है वो इस बात को इंश्योर करेगा कि को लेंडिंग अरेंजमेंट्स के तहत ये जो लोन ट्रांसफर कर रहा है वो सिर्फ और सिर्फ पार्टनर रेगुलेटेड एंटिटीज के बुक में ही कर रहा है। जो भी आपका एक्स एंटे एग्रीमेंट है, जो भी पहले से एडवांस में किया गया एग्रीमेंट है, उसके हिसाब से जो भी की फैक्ट स्टेटमेंट के अंदर परसेंटेज स्पेसिफाइड है उसके हिसाब से। ओके, इसके बाद देखिए एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन और है। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है ना कि अगर कोई ओरिजिनेटिंग रेगुलेटेड एंटिटी है और वो किसी भी कारण से को लेंडिंग अरेंजमेंट्स के तहत जो पार्टनर रेगुलेटेड एंटिटी है उसके बुक्स में अगर वो 15 कैलेंडर डेज के अंदर जो लोन होता है लोन को ट्रांसफर नहीं कर पाता है, मतलब लोन डिसबर्स कर दिया गया ओरिजिनेटिंग रेगुलेटेड एंटिटी के द्वारा, तो कायदे से 15 दिन के अंदर पार्टनर रेगुलेटेड एंटिटी के बुक में पार्टनर रेगुलेटेड एंटिटी का जो शेयर है लोन वो ट्रांसफर हो जाना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो पूरा का पूरा जो लोन है वो ओरिजिनेटिंग रेगुलेटेड एंटिटी के बुक में ही रहेगा उसके खुद के लोन के तौर पे, और फिर बाद में उसको ट्रांसफर किया जा सकता है किसी दूसरे एलिजिबल लेंडर को, जो भी आपका मास्टर डायरेक्शन ट्रांसफर ऑफ लोन्स एक्सपोजर 2021 के अंदर प्रोविजन है उसको ध्यान में रख करके। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। पे क्या बोला जा रहा है कि हर रेगुलेटेड एंटिटी बोरोवर का जो अकाउंट है उसको इंडिविजुअली मेंटेन करेगा इसके खुद के रिस्पेक्टिव शेयर के लिए। मतलब सिंपली अगर 10 लाख रुपए का लोन दिया गया है, 8 लाख रुपए बैंक ने दिया है, 2 लाख रुपए एनबीएफसी ने दिया है, तो जो बैंक है वो अपने बुक में 8 लाख रुपए इसको खुद के लोन के तौर पे दिखाएगा कि इसने खुद इस बोरोवर को लोन दिया है, और जो एनबीएफसी है वो अपने बुक में 2 लाख रुपए का लोन अपने खुद के लोन के तौर पे दिखाएगा। सिंपली यहाँ पे यही बोला जा रहा है। इसके अलावा देखिए एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए जितना भी ट्रांजेक्शन्स होता है ना रेगुलेटेड एंटिटीज के बीच में या फिर रेगुलेटेड एंटिटीज और बोरोवर के बीच में, डिसबर्समेंट हो गया, रीपेमेंट हो गया, जैसे कि रेगुलेटेड एंटिटी ने बोरोवर को लोन डिसबर्स किया, जो ओरिजिनेटिंग आ रही है उसने बोरोवर को लोन डिसबर्स किया, फिर बोरोवर ने लोन का रीपेमेंट किया। तो जितने तरह का भी ट्रांजेक्शन होता है ना जो ओरिजिनेटिंग रेगुलेटेड एंटिटी है और पार्टनर रेगुलेटेड एंटिटी है उसके बीच में, या फिर जो रेगुलेटेड एंटिटी और बोरोवर है उसके बीच में, तो जितने भी तरह का ट्रांजेक्शन होगा ना को लेंडिंग अरेंजमेंट के तहत, ये सब ट्रांजेक्शन एस्क्रो अकाउंट के थ्रू होना चाहिए जो कि बैंक के पास मेंटेन रहता है। इस अकाउंट के थ्रू सारा ट्रांजेक्शन होना चाहिए। तो एस्क्रो अकाउंट क्या होता है? ये एक न्यूट्रल अकाउंट होता है जिसको कि किसी भी थर्ड पार्टी के द्वारा, जनरली वो थर्ड पार्टी बैंक होता है उसके द्वारा मैनेज किया जाता है। तो इस तरह के अकाउंट में ना पैसा या फिर जो शेयर्स वगैरह रहता है वो तब तक रहता है जब तक कि कुछ कंडीशंस है वो फुलफिल नहीं हो जाता है। तो जैसे ही वो कंडीशन फुलफिल हो जाता है वैसे ही इस अकाउंट से जो भी पैसा रहता है, जो शेयर्स रहता है, वो जो भी राइटफुल ओनर रहता है उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो यहाँ पे सिंपली बोला जा रहा है कि को लेंडिंग अरेंजमेंट के अंदर रेगुलेटेड एंटिटीज के बीच में जो भी ट्रांजेक्शन होगा, आरई और बोरोवर के बीच में जो भी ट्रांजेक्शन होगा, तो वो सिर्फ और सिर्फ एस्क्रो अकाउंट के थ्रू होना चाहिए। और ये जो एस्क्रो अकाउंट है ये किसी बैंक के पास मेंटेन रहता है, तो वो बैंक ना, तो ये बैंक को लेंडिंग अरेंजमेंट्स के अंदर इन्वॉल्व कोई रेगुलेटेड एंटिटी भी हो सकता है। ओके, तो कोई बैंक है, कोई एनबीएफसी है, वो दोनों को लेंडिंग अरेंजमेंट के तहत लोन प्रोवाइड कर रहा है, तो यहाँ पे जो एस्क्रो अकाउंट होगा ये उस बैंक या फिर उस एनबीएफसी के पास भी हो सकता है। ठीक है, ये यहाँ पे बोला जा रहा है।
इसके बाद देखिए यहाँ पे इस एग्रीमेंट पे क्लियरली मैनर ऑफ एप्रोप्रिएशन मेंशन होना चाहिए, स्पेसिफाई होना चाहिए ओरिजिनेटिंग एंड पार्टनर आरई के बीच में, मतलब कि जो भी पैसा आएगा वो किस तरीके से दोनों के बीच में उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ये भी मेंशन होना चाहिए को लेंडिंग अरेंजमेंट के अंदर। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि को लेंडिंग अरेंजमेंट के तहत जो भी लोन प्रोवाइड किया जाएगा तो वो लोन इंटरनल एज वेल एज जो स्टैट्यूटरी ऑडिट होता है उसके स्कोप के अंदर आएगा। हर एक रेगुलेटेड एंटिटी का जो इंटरनल और स्टैट्यूटरी ऑडिट होता है उसके स्कोप के अंदर आएगा, इस बात को इंश्योर करने के लिए कि जो को लेंडिंग किया गया है वो रिस्पेक्टिव इंटरनल गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए किया गया है। जो भी आपका एग्रीमेंट है, जो भी आपका एप्लीकेबल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से किया गया है। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है ना कि रेगुलेटेड एंटिटीज के पास जो ओरिजिनेटिंग आ रही है और जो आपका पार्टनर आ रही है उसके पास एक बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान होना चाहिए, इस बात को इंश्योर करने के लिए कि रेगुलेटेड एंटिटीज के बीच में जो को लैंडिंग अरेंजमेंट हुआ है अगर वो लोन का रीपेमेंट होने से पहले ही टर्मिनेट हो जाता है, खत्म हो जाता है, तो इस केस में बोरोवर को जब तक बोरोवर लोन का रीपेमेंट नहीं कर देता है उसको अनइंटरप्टेड सर्विसेज मिलना चाहिए। तो इस चीज को इंश्योर करने के लिए रेगुलेटेड एंटिटीज के पास एक बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान होना चाहिए। यहाँ तक समझ में आ गया क्या बोला जा रहा है? आगे देख, अब देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि को लेंडिंग अरेंजमेंट के तहत जो भी रेगुलेटेड एंटिटी इन्वॉल्व होगा वो इस बात को कंप्लाई करेगा कि जो मास्टर डायरेक्शन नो योर कस्टमर डायरेक्शन 2016 है उसका कंप्लायंस हो रहा है, इस चीज को वो इंश्योर करेगा। और देखिए अगर यहाँ पे जो ओरिजिनेटिंग रेगुलेटेड एंटिटी है, अगर ओरिजिनेटिंग रेगुलेटेड एंटिटी ने जो कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस है वो किया हुआ है, मतलब कि कस्टमर का जो केवाईसी होता है वो किया हुआ है, तो फिर जो पार्टनर रेगुलेटेड एंटिटी है ना उसको दोबारा से कस्टमर का केवाईसी करने का जरूरत नहीं है। तो पार्टनर रेगुलेटेड एंटिटी मे रिलाई अपॉन द ओरिजिनेटिंग रेगुलेटेड एंटिटी फॉर कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस, यही बोला जा रहा है। इसके बाद देखिए यहाँ पे रेगुलेटेड एंटिटीज को फेयर प्रैक्टिस कोड को फॉलो करना पड़ेगा, इसके पास ग्रीवांस रेड्रेसल मैकेनिज्म होना चाहिए, तो कस्टमर को अच्छे से इसको ट्रीट करना होगा फेयरली, जो भी टर्म्स होगा कंडीशंस होगा वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ऐसा ना हो कि किसी तरह का हिडन चार्जेस ले रहा है। इसके पास प्रॉपर ग्रीवांस रेड्रेसल मैकेनिज्म होना चाहिए ताकि कस्टमर बिना किसी दिक्कत के जो भी कंप्लेंट है उसको रेज कर सके। इसके बाद देखिए यहाँ पे रिपोर्टिंग टू क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज को लेकर के प्रोविजन है। तो आपको पता होगा कि हर रेगुलेटेड एंटिटी को हमारे देश के अंदर जितना भी CIC है, क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी है, उन सब के पास बोरोवर का जो क्रेडिट इंफॉर्मेशन रहता है वो सबमिट करना पड़ता है, राइट। तो यहाँ पे को लेंडिंग अरेंजमेंट के तहत भी जो रेगुलेटेड एंटिटी है, रेगुलेटेड एंटिटी ने को लेंडिंग अरेंजमेंट के तहत जो भी लोन का शेयर प्रोवाइड किया है तो उसके लिए यहाँ पे इसको जो भी एग्जिस्टिंग रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से जो आपका क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी है उसको रिपोर्टिंग करना होगा। सिंपली को लेंडिंग अरेंजमेंट के तहत जो भी रेगुलेटेड एंटिटी ने जितना भी लोन प्रोवाइड किया है उसका रिपोर्टिंग इसको क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी को करना होगा। जो आपका क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज रेगुलेशन एक्ट 2005 है उसके प्रोविजंस के तहत, और इसके तहत RBI ने जो भी रूल्स रेगुलेशंस इशू किया है उसको ध्यान में रख करके। ओके, अब देखिए यहाँ पे डिफॉल्ट लॉस गारंटी को लेकर के प्रोविजन है। तो डिफॉल्ट लॉस गारंटी को लेकर के ये जो प्रोविजन है उसको समझने से पहले थोड़ा सा मैं डिफॉल्ट लॉस गारंटी क्या होता है उसको समझा देती हूँ, उसके बाद हम इस प्रोविजन को पढ़ेंगे। ओके, देखिए डिफॉल्ट लॉस गारंटी आप अक्सर सुनते होंगे DLG के बारे में। तो ये होता क्या है, तो ये कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट होता है रेगुलेटेड एंटिटी और किसी दूसरे एंटिटी के बीच में। तो ये जो दूसरा एंटिटी है ना, ये फिनटेक कंपनी हो सकता है या फिर कोई ये NBFC हो सकता है। तो जो आपका ये DLG होता है, डिफॉल्ट लॉस गारंटी, ये कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट होता है रेगुलेटेड एंटिटी और अनदर एंटिटी के बीच में। तो इस एग्रीमेंट के तहत ये तय होता है कि जो ये आपका अनदर एंटिटी है, जो दूसरा एंटिटी है, ये रेगुलेटेड एंटिटी को किसी लोन पोर्टफोलियो के अंदर जो भी डिफॉल्ट होगा तो उसका एक सर्टेन परसेंटेज तक ये जो अनदर एंटिटी है वो रेगुलेटेड एंटिटी को कंपनसेट करेगा। अब कितना कंपनसेट करेगा ये पहले से स्पेसिफाइड रहता है। ओके, तो अभी अगर हम बात करें ना
तो जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का डिफॉल्ट लॉस गारंटी के ऊपर गाइडलाइन है, इसके हिसाब से जो मैक्सिमम डीएलजी कवर हो सकता है वो कितना हो सकता है, जो भी आपका लोन पोर्टफोलियो, किसी भी लोन पोर्टफोलियो के ऊपर जो मैक्सिमम डीएलजी कवर हो सकता है वो 5% हो सकता है। जो भी लोन डिस्बर्स किया गया है, उस पोर्टफोलियो के अंदर जो भी लोन डिस्बर्स किया गया है उसका 5%। अभी एक एग्जांपल से समझते हैं तो उसको पूरा क्लियर हो जाएगा। देखिए कैसे ये काम करता है ना। तो मान लीजिए कि 1 अप्रैल 2024 को, ये एग्जांपल मैंने आरबीआई की वेबसाइट से ही लिया है। तो मान लीजिए कि 1 अप्रैल 2024 को एक रेगुलेटेड एंटिटी है, उसने 40 करोड़ रुपए का एक लोन पोर्टफोलियो है उसको मार्क किया है। यानी कि जो टोटल लोन सैंक्शन किया गया है, जो टोटल लोन अप्रूव किया गया है, उसमें से एक पोर्टफोलियो है 40 करोड़ रुपए का, उसको यहाँ पे मार्क किया गया है डीएलजी अरेंजमेंट के लिए, डीएलजी सेट के लिए। अब ये जो पोर्टफोलियो है ना, ये फ्रीज हो चुका है। अब इस पोर्टफोलियो के अंदर ना ही तो किसी नए लोन को ऐड किया जा सकता है, ना ही तो किसी लोन को रिमूव किया जा सकता है, जब तक कि लोन का रीपेमेंट नहीं हो जाता है। तो रेगुलेटेड एंटिटी इस तरीके का मल्टीपल डीएलजी सेट क्रिएट कर सकता है। मतलब जैसे एक 40 करोड़ का डीएलजी सेट यहाँ पे हुआ, तो रेगुलेटेड एंटिटी एक 25 करोड़ का, 30 करोड़ का, ऐसे उसके पास मल्टीपल डीएलजी सेट हो सकता है। अब जैसा कि अभी हमने बात किया कि जो मैक्सिमम डीएलजी कवर हो सकता है किसी पोर्टफोलियो के ऊपर, वो कितना हो सकता है 5%। और ये 5% किसका होता है, जो टोटल अमाउंट डिसबर्स होता है उसका 5% होता है। तो यहाँ पे लोन पोर्टफोलियो कितना है, 40 करोड़ है, तो इसका 5% कितना हो जाएगा, 2 करोड़ हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे जो डीएलजी कवर के लिए सीलिंग है हमारे इस एग्जाम्पल में, ये कितना है, 2 करोड़ है। लेकिन ये जो आपका 2 करोड़ है ना, ये एक बार में ही एक्टिवेट नहीं होगा। जैसे जैसे लोन को डिसबर्स किया जाएगा, क्योंकि ये जो 40 करोड़ रुपीज है ये डिसबर्स नहीं किया गया, ये अप्रूव किया गया है। तो इसमें से जैसे जैसे लोन को डिसबर्स किया जाएगा, वैसे वैसे ये जो आपका डीएलजी कवर है वो एक्टिव होते रहेगा। जैसे कि मान लीजिए कि 10 करोड़ रुपए का लोन है, उसको डिसबर्स कर दिया गया, तो इसका 5% कितना हो गया, 50 लाख हो गया। तो यहाँ पे जो ये 50 लाख रुपीस का लोन है, वो सॉरी, जो ये आपका 50 लाख रुपीस का डीएलजी कवर है वो एक्टिवेट हो गया। अब अगर पूरा का पूरा जो 40 करोड़ रुपीस है, 40 करोड़ रुपीस अगर पूरा का पूरा डिसबर्स कर दिया गया, तो इस केस में जो पूरा 2 करोड़ रुपीस है ना, 2 करोड़ रुपीस का जो डीएलजी कवर है वो एक्टिवेट हो जाएगा। मतलब कि इस एग्जाम्पल में ये जो हमारा लोन पोर्टफोलियो है, अगर इसके अंदर डिफॉल्ट होता है, तो डजन मैटर कि कितना का डिफॉल्ट हुआ है, 1 करोड़, सॉरी, डजन मैटर कितना का डिफॉल्ट हुआ है, 5 करोड़, 10 करोड़, 15 करोड़, जो डीएलजी प्रोवाइडर रहेगा जिसके साथ रेगुलेटेड एंटिटी ने एग्रीमेंट किया होगा, वो यहाँ पे रेगुलेटेड एंटिटी को मैक्सिमम 2 करोड़ रुपीस तक का कंपनसेट करेगा उसको, इस लोन पोर्टफोलियो के अंदर जो भी नुकसान होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, एक बेसिक आइडिया आ गया होगा। कभी और हम इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे जब डिफॉल्ट लॉस गारंटी को लेकर के स्पेसिफिक कुछ सर्कुलर होगा तो, ओके। तो अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, वापस से अपने सर्कुलर के ऊपर आ चुके हैं हम। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जो ओरिजिनेटिंग रेगुलेटेड एंटिटी होगा, जो लोन्स को ओरिजिनेट करेगा, लोन को शुरू करेगा, बोरोवर को ढूंढेगा, उसका क्रेडिट वर्थिनेस चेक करेगा, लोन डिसबर्स करेगा। तो यहाँ पे जो ओरिजिनेटिंग रेगुलेटेड एंटिटी है ना, वो यहाँ पे डिफॉल्ट लॉस गारंटी प्रोवाइड कर सकता है। और ये जो डिफॉल्ट लॉस गारंटी होगा वो मैक्सिमम कितना हो सकता है, तो जो भी आउटस्टैंडिंग लोन होगा, कोल लेंडिंग अरेंजमेंट्स के तहत जो भी आउटस्टैंडिंग लोन होगा उसके 5% तक का ये डिफॉल्ट लॉस गारंटी हो सकता है। और इस तरह का अगर डिफॉल्ट लॉस गारंटी प्रोवाइड किया जाता है ओरिजिनेटिंग रेगुलेटेड एंटिटीज के द्वारा, तो ये जो मास्टर डायरेक्शन है डिजिटल लेंडिंग डायरेक्शंस के ऊपर, उसके कंप्लायंस में होना चाहिए, ओके। ये यहाँ पे बोला जा रहा है, समझ ना। देखिए यहाँ पे एसेट क्लासिफिकेशन नॉर्म्स बताया गया है। तो रेगुलेटेड एंटिटीज यहाँ पे ना, जो भी रेगुलेटेड एंटिटीज रहेगा कोल लेंडिंग अरेंजमेंट्स के तहत, तो इसका किसी बोरोवर को जो रिस्पेक्टिव एक्सपोजर होगा, तो उसके लिए ये यहाँ पे बोरोवर लेवल एसेट क्लासिफिकेशन करेगा। इसका मतलब क्या है कि अगर किसी एक रेगुलेटेड एंटिटी ने इसका जो एक्सपोजर है उस बोरोवर को कोल लेंडिंग अरेंजमेंट के तहत, तो अगर कोई एक रेगुलेटेड एंटिटी ने इसका जो एक्सपोजर है उस बोरोवर को, उसको इसने SMA स्पेशल मेंशन अकाउंट या NPA के तौर पे क्लासिफाई कर दिया डिफॉल्ट होने के वजह से, तो फिर इस केस में जो दूसरा रेगुलेटेड एंटिटी रहेगा वो भी सेम क्लासिफिकेशन करेगा, वो भी उस पर्टिकुलर बोरोवर को उसका जो एक्सपोजर रहेगा तो उसको वो स्पेशल मेंशन अकाउंट या NPA के तौर पे क्लासिफाई करेगा। यही यहाँ पे बोला जा रहा है। और रेगुलेटेड एंटिटी के पास एक रोबस्ट मैकेनिज्म होना चाहिए आपस में
रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए नियर रियल टाइम बेसिस पे इंस्टेंटली जो भी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है बोरोवर का उसको शेयर करने के लिए रेगुलेटेड एंटिटीज के पास एक रोबस्ट मैकेनिज्म होना चाहिए। लेकिन अगर इंस्टेंटली नहीं हो पाता है तो कोई बात नहीं, जो नेक्स्ट वर्किंग डे होगा, नेक्स्ट वर्किंग डे तक जो भी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन होगा वो रेगुलेटेड एंटिटीज को आपस में शेयर करना है। ओके, इसके बाद यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ लोन एक्सपोजर को लेकर के प्रोविजन है। तो को लेंडिंग अरेंजमेंट के तहत जो भी लोन्स को ओरिजिनेट किया गया है, अगर उस लोन को बाद में जाकर के ट्रांसफर किया जाता है किसी थर्ड पार्टी को या फिर इंटर से ट्रांसफर होता है, मतलब को लेंडिंग अरेंजमेंट का जो पार्टनर है उसके बीच में ही अगर ट्रांसफर होता है, तो यहाँ पे ये जो ट्रांसफर होगा, ये ट्रांसफर जो मास्टर डायरेक्शन है ट्रांसफर ऑन लोन एक्सपोजर को लेकर के उसके हिसाब से होना चाहिए। और अगर जो लोन ट्रांसफर हो रहा है वो थर्ड पार्टी को किया जा रहा है, तो फिर इस केस में जो दोनों रेगुलेटेड एंटिटी है, ओरिजिनेटिंग और पार्टनर रेगुलेटेड एंटिटी, उसका कंसेंट यहाँ पे होना चाहिए। ओके, इसके बाद देखिए यहाँ पे डिस्क्लोजर को लेकर के प्रोविजन है। तो जो एग्जिस्टिंग रेगुलेशन है उसके हिसाब से जो भी आपका एप्लीकेबल डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है वो तो रहेगा ही, उसको तो कंप्लाई करना ही पड़ेगा। इसके अलावा यहाँ पे रेगुलेटेड एंटिटीज को क्या बोला गया है कि वो प्रोमिनेंटली, यानी कि क्लियरली वो अपने वेबसाइट के ऊपर इस रेगुलेटेड एंटिटी का जो भी को लेंडिंग अरेंजमेंट पार्टनर्स होगा, एक्टिव को लेंडिंग अरेंजमेंट पार्टनर्स होगा, उसका पूरा लिस्ट रेगुलेटेड एंटिटी को अपने वेबसाइट पे क्लियरली डिस्क्लोज करना होगा, ताकि लोगों को पता चले कि इसका किस किस के साथ को लेंडिंग अरेंजमेंट, कौन कौन इसका को लेंडिंग अरेंजमेंट पार्टनर है। ओके, इसके बाद देखिए यहाँ पे रेगुलेटेड एंटिटी को बोला गया है कि वो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर जो नोट्स टू अकाउंट है उसके अंदर वो जो को लेंडिंग अरेंजमेंट का डिटेल्स है वो डिस्क्लोज करेगा एग्रीगेट बेसिस पे, यानी कि जो भी टोटल समरी फिगर होगा एक, उसको वो यहाँ पे डिस्क्लोज करेगा। और इसके अलावा यहाँ पे और भी कुछ कुछ डिटेल्स यहाँ पे उसको डिस्क्लोज करना होगा। क्वांटम ऑफ CLA यहाँ पे उसको डिस्क्लोज करना होगा कि टोटल जो कितना लोन अमाउंट है जो कि डिस्बर्स किया गया को लेंडिंग अरेंजमेंट के तहत, वो उसको यहाँ पे दिखाना होगा। इसके बाद वेटेड एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट दिखाना होगा कि उस लोन के ऊपर जो एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जा रहा है बोरोवर से, वो इसको यहाँ पे दिखाना होगा। इसके बाद यहाँ पे इसको फी चार्ज्ड पेड, इसके बाद देखिए यहाँ पे अगर कोई ओरिजिनेटिंग रेगुलेटेड एंटिटी या पार्टनर रेगुलेटेड एंटिटी किसी भी तरह का अगर एक दूसरे से जो चार्ज होता है वो अगर वो कलेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे उसके बारे में भी मेंशन होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे किस किस सेक्टर के अंदर को लेंडिंग अरेंजमेंट के तहत लोन दिया गया है वो भी मेंशन होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे परफॉर्मेंस ऑफ लोन्स अंडर CLA के तहत जो भी बोरोवर्स को लोन दिया गया है तो उसका रीपेमेंट कैसे हो रहा है, कहीं कुछ डिफॉल्ट तो नहीं हुआ है, तो ये सब चीज़ें भी मेंशन होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे जो अगर डिफॉल्ट लॉस गारंटी प्रोवाइड किया गया है ओरिजिनेटिंग रेगुलेटेड एंटिटी के द्वारा, तो उसका जो डिटेल्स है वो भी मेंशन होना चाहिए। ओके, और ये सब जो डिस्क्लोजर है, ये सब डिस्क्लोजर क्वार्टरली या एनुअल बेसिस पे होना चाहिए। जो भी रेगुलेटेड एंटिटीज के ऊपर एप्लीकेबल होगा उसके हिसाब से क्वार्टरली या फिर एनुअल बेसिस पे ये सब जो डिस्क्लोजर है ये होना चाहिए। तो ये हमारा लास्ट प्रोविजन था जिसको हमने डिस्कस किया है। तो हमने यहाँ पे क्या बात किया, तो हमने यहाँ पे इस कंप्लीट डायरेक्शन को देखा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को लेंडिंग अरेंजमेंट्स डायरेक्शंस 2025, जितना सारा भी प्रोविजंस था वो सब मैंने समझाने का कोशिश किया है। अगर कहीं पे भी आपको कंफ्यूजन है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर करेंगे। आई होप आपको ये लेक्चर इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।